उस समय 60-65 हज़ार रुपया महीना कमाता था, आज वो हर महीने 5 लाख रुपया कमाता है। कोई एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि स्टोन पहन लो, क्या बोलता है कि स्टोन पहनोगे तो तुम करोड़पति हो जाओगे। अरे असंभव है। जैसे साउथ वेस्ट में बन गया, पति पत्नी के झगड़े होंगे। जैसे आप रेखा को देख लीजिए, जो हीरोइन है, फिल्म स्टार। सैया सुख का दोस्त था, 5 शादियां की, 5 खत्म। अमिताभ बच्चन को इसका पता चल चुका था। ऐसा घर में क्या उपाय किया जाए वास्तु के मुताबिक कि आर्थिक किल्लत जो है दूर हो जाए, पैसा आने लगे? मैं देखूंगा कितना जोर है बाजुओं में। दबाइए। अरे वाह, अब केवल 2, एक हाथ से तो ये झुक ही जाता है, ठीक है ना, पर एक उंगली से भी झुक जाता है। और गलती से भी ऐसी जगह में कभी भी घर ना लें, चाहे फ्री में मिलता हो तो भी ना लें। कैंसर, हार्ट अटैक सब हो जाएंगे। मंदिर, किचन, बाथरूम और सोना, ये 4 चीजें बिल्कुल है। ये 4 चीजें कहाँ कहाँ होनी चाहिए? बिल्कुल है। मैं बंगाल में भी एक जगह गया था वास्तु देखने, उन्होंने मल्टी स्टोरी फ्लैट बना दिए हैं पर बिक नहीं रहे उनके। मैंने जब भूमि का अध्ययन किया, मैंने कहा ये तो शमशान भूमि है। 14 जनवरी 1996 को मैं माननीय अटल जी के निवास 7 रेस कोर्स रोड पर था। फिर कहते हैं आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करें क्या? मैंने कहा कुछ नहीं है, मैं शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का चित्र लगाइए कि उसका परिणाम ये होगा। 13 दिन के प्रधानमंत्री बने, 13 महीने के बने, फिर 5 साल के। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार क्या न्याय करूँगा। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी और दोस्त अभिषेक नीलमणि हैं। नमस्कार अभिषेक, हम अक्सर चर्चा करते हैं, जो हमारा मोटो है, जो लोगो है चैनल का, डिस्कवरिंग अनडिस्कवर्ड। हम दर्शकों से कहते हैं हमेशा। तो इसी के तहत आज हम ऐसे गेस्ट को लेकर आए हैं जो एक वास्तु के बहुत बड़े जानकार हैं। वास्तु और ज्योतिष भी करते हैं, लेकिन फिलहाल वास्तु पर हम बात करेंगे। ठीक है। और उनको हम जो वास्तु का पितामह भी कह सकते हैं, उनको 30 साल का अनुभव है उनको इस चीज़ का, वास्तु का। तो ऐसे गेस्ट को हमने इनवाइट किया हुआ है। लेकिन आपको पता है कि उनको लाने में हमें कितना कष्ट हुआ, कितनी बार रिक्वेस्ट करनी पड़ी, क्योंकि आज तक वो कभी पॉडकास्ट उन्होंने किया नहीं किया। ये उनका पहला पॉडकास्ट है। बिल्कुल। लेकिन उनके पास जो ज्ञान का भंडार है ना, वो जितने आज के डेट में जो इंस्टा वाले वास्तु एक्सपर्ट घूमे रहे हैं और कई तरह के रेमेडीज बता रहे हैं, उनसे वो बिल्कुल अलग है। उनके पास तरीका साइंटिफिक है, उनके पास तरीका लॉजिकल है, और उनके पास जो तरीका बोलने का और बताने का है वो उनका एक्सपीरियंस कहता है। जो आप कह रहे हो 30 साल का बिल्कुल। किसी भी फील्ड में 30 साल का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। बिल्कुल 30 साल का एक्सपीरियंस मैटर करता है। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर आजकल 30 साल के लोग ऐसे बताते हैं जैसे उनको 30 साल का और अनुभव। हाँ बिल्कुल वास्तु पर यही बात आप सही कह रहे हो कि इतना दिखावे की चीज बन गई है वास्तु। सोशल मीडिया पर चले जाओ, दुनिया भर के नॉनसेंस कंटेंट भरे हुए हैं। कोई भी वास्तु एक्सपर्ट बन जाता है, कुछ भी बता देता है किसी को। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के दिमाग में है, ताकि कि जो बता रहा है लोग उसमें सही क्या है। तो आज हमारा थीम भी वही है ना,
डिस्कवरिंग हाँ, अनडिस्कवर्ड। अनडिस्कवर्ड। तो आज अनडिस्कवर्ड में 85 ईयर्स या 84 ईयर्स जैसा 83 ईयर्स है, 84 साल में है। 84 साल में है। हाँ, बहुत मायने रखता है। अगर और लगेगा नहीं आपको कि 84 साल में आ गए हैं। आप बिना देर ये करे सब ईश्वर का आशीर्वाद है। बिल्कुल, आप बिना देर करे परिचय कराएं। तो मैं परिचय, हमारे साथ हैं गणेश ताम्रकार जी, गुरु जी हैं, और साथ में हैं कमल शर्मा जी जो ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं। और बता दूं कि गणेश जी के जो शिष्य हैं वो कमल जी हैं, और ये हमारे प्लेटफॉर्म पे दूसरी बार आए हैं। इनको इतना अच्छा लगा कि इन्होंने कहा मैं आपके साथ फिर पॉडकास्ट करना चाहता हूं, और मैं ऐसी शख्सियत को आपके पास लेके आना चाहता हूं जिनको कोई नहीं जानता। मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पहली बार भी ये लेके आए थे जिस शख्सियत को बिल्कुल मैं एडमायर करता हूं। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। तो आप दोनों लोगों का हमारे पेज पे, हमारे चैनल पे बहुत 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 स्वागत। बहुत नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी, मैं हमेशा एक चीज पूछता हूं जो लोग आते हैं, वास्तु पर बहुत सारी बात की मैंने और भी लोग आए, वास्तुशास्त्र क्या है हकीकत में, और इसका क्या रोल है जीवन में, कुछ है या सब ऐसे ही चल रहा है बस? आपके इस प्रश्न का उत्तर कुछ दो शब्द बोल करके मैं देना चाहूँगा बिल्कुल। कि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं हाँ। जिनको सुनकर के बड़ी आत्मीयता और प्रियता लगती है। जैसे बम्बई में डिब्बे वाला नाम सुना तो सब समझ जाते हैं कि कितनी बड़ी सेवा वो कर रहे हैं। जब घर में दूध वाला आ जाता है तो उसका हार्न सुन करके ही न केवल हमारी गृहलक्ष्मी, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बूढ़े भी खुश हो जाए, दूध आ गया, चाय मिल जाएगी। ऐसा ही ये जो चैनल का क्षेत्र है, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्षेत्र हम लोगों के लिए चुना है और पूरे बाकी दर्शकों के लिए भी चुना है, और उसमें आपके नाम का बड़ा महत्व है, पॉडकास्ट वाला। मैं बधाई देता हूं आपको। ये शब्द आपका इतना लोकप्रिय हो जाए, उसी आत्मीयता, उसी प्रेम के साथ इसको स्वीकार कर ले सब लोग, ये मेरी शुभकामना है। बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आशीर्वाद के लिए बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों को बता दूं कि आज ही हमारे चैनल पर जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोगों का प्यार की वजह से जो हमारा परिवार है, हम 1 लाख की संख्या पार कर गए हैं बहुत कम समय में, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप लोगों का सपोर्ट है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से हमको सहयोग देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और पसंद करते रहें। खैर, अभिषेक, बात करते हैं आगे। हाँ, तो बात वही, तो आपके प्रश्न का उत्तर, जी। अच्छा लगता है, कुछ अच्छी भूमिका के साथ वातावरण बन जाता है तो हमको अच्छा। देखिए, मैंने जो कुछ भी कहा उससे मेरे को भी प्रसन्नता हो रही, और आपने उसको स्वीकार किया, आपके मस्तिष्क में प्रसन्नता है, चेहरे पर खिला हुआ दिख रहा है। वास्तुशास्त्र यही है कि लोगों को प्रसन्नता बांटना, संक्षिप्त में कहें तो मूल उद्देश्य उसका यह है। अब क्या है, शाब्दिक दृष्टि से देखें तो बस धातु से बना है, बसती यानी जहाँ बसते हैं लोग, वह वास्तुशास्त्र है। पर ये एक सहज संक्षिप्त व्याख्या है। वास्तुशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है। कितना व्यापक कि जिस तरह से शरीर हमारा पंच तत्वों से बना है, तो पंच तत्वों का संतुलन जब तक रहेगा, हम निरोग और स्वस्थ और तेजस्वी रहेंगे। उसी तरह इस वातावरण में, हमारे घर के परिवेश में जहाँ हम रहते हैं, पंच तत्वों का संतुलन बना रहेगा, उनकी ऊर्जा समत्व भाव में हमको मिलती रहेगी, तो हम स्वस्थ और प्रसन्न सारे उस घर में रहने वाले अनुभव करेंगे। पर उतना ही पंचतत्व तक नहीं है, ये जो खगोलीय आकाशीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसका भी हमको लाभ मिलता है। और आसपास भी जितनी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे, जल भंडार, सबका हमको लाभ मिलता है वास्तु की दृष्टि से। इसलिए इनका भी चिंतन वास्तुशास्त्र में किया गया है। अर्थात ये अति व्यापक है, उसको हम चार दीवारी में नहीं बांधना चाहते कि घर ऐसा होगा तो ये होगा। लेकिन हम चार दीवारी में नहीं बांट रहे हैं। लेकिन आम आदमी जब आपको सुन रहा हो तो वो समझना चाहे, क्योंकि कोई एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता, हर कोई समझना चाहता है कि क्या है वास्तु, क्यों हम माने इसको, क्यों मानना चाहिए इसको। तो आदमी ये जानना चाहता है, उसको पढ़ना नहीं है, उसको समझना नहीं है, उसको बस जानना है कि माने या ना माने, और माने तो क्यों माने। हाँ,
घर की बात कर रहे हैं तो घर का व्यवस्थापन एक विशेष रूप से हमारी आवश्यकता अनुसार होता है। रसोई घर होता है, कमरे होते हैं, पूजा गृह होता है और अन्य आवश्यक अनिवार्य बातें जो आजकल हो गई हैं वो सब होती हैं। उनकी रचना कहाँ हो, कैसी हो, इसका निर्देशन हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने पहले से दिया हुआ है। स्थापत्य वेद के रूप में आज उसको हम वास्तुशास्त्र के रूप में जानते हैं और इसका विस्तार केवल भारत में नहीं है, तो जर्मनी में इसको जियोमेंसी कहते हैं, चाइना में फेंगशुई के नाम से प्रकारांतर से आ गया है। आधार हमारा वास्तुशास्त्र ही है। तो उसकी उपयोगिता है यही कि आपको जीवन में सुख शांति मिले। कैसे? हमारे मैं नाम के ऋषि हुए, मैं का नाम आपको याद होगा, रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता थे। उन्होंने कहा कि ये हमारा भवन ऐसा होना चाहिए भोग दयानी, यानी स्पेशियस हो और आरामदायक हो। सुख दयानी यानी सुखदायक हो, अच्छा लगे वहाँ रह के आप रिलैक्स फील करें। और रम्याणी यानी स्पिरिचुअल रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी आपको सुख शांति मिले। ये भारतीय संकल्पना है। हम केवल भौतिक उपलब्धियों में सुख नहीं ढूंढते हैं, हम तो उसके ऊपर जाकर के सुख का अनुभव करना चाहते हैं। हमारी आध्यात्मिक परंपरा है, संस्कृति की परंपरा है। तो ये हमारे ऋषियों ने जो स्थापत्य वेद के रूप में हमको दर्शन दिया है वह है। इसलिए हम वास्तुशास्त्र का आयाम अत्यंत विस्तृत मानते हैं कि वास्तुशास्त्र केवल ये नहीं है कि मकान के अंदर ऐसी रचना हो गई है, वास्तव में वो है जीवन दर्शन है, वे ऑफ लाइफ है। आज हम इसी जीवन दर्शन पे और आगे बातचीत करेंगे। कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इनके शिष्य हैं, तो आपने ज़रूर सीखा होगा जो सबके दिमाग में चलता है जब वास्तु की बात होती है कि ये पॉजिटिव एनर्जी है, ये नेगेटिव एनर्जी है। आखिर में क्या है ये पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी? मतलब आम आदमी कैसे समझे इसको? जी, सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसा आपने प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा है। मेरे जीवन काल में वास्तु के गुरु हमारे गणेश ताम्रकार जी प्रथम गुरु हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। तीनों शक्तियां प्राप्त हो सकती है एक गुरु के आशीर्वाद से, और इनका आशीर्वाद भरपूर मुझे मिला। दूसरे गुरु हुए मन्नन मूर्ति जी, तो उनको मैं पहले ला चुका हूँ आपके मंच पे। जी जी। नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा, रोशनी भी अगर हम देख रहे हैं ना, तो ये माइनस और प्लस इनके जुड़ने से ही होगा। बिल्कुल। आसमान जो है ना पिता है, धरती माँ है। बैटरी को आपने देखा होगा, सेल बैटरी जो आती है, उसकी एनर्जी को कैसे हम लोग फील करते हैं, प्लस माइनस, ऊपर प्लस माइनस करके। जब वो लगता है तब समझ में आता है कि इसमें करंट है। जब प्लस और माइनस दोनों कनेक्ट होता है तो दोनों में एनर्जी कब आती है? प्लस में माइनस की मात्रा है और माइनस में प्लस की मात्रा है। ठीक है। तो ये जब कनेक्ट होते हैं तभी एनर्जी होती है। आप सोचेंगे कि नेगेटिव एनर्जी हमको नुकसान करती है, नहीं। नेगेटिव एनर्जी अपनी ऑरा को छोड़ती है। पॉजिटिव एनर्जी जब कनेक्ट होती है तब ही शरीर के अंदर में हम अपने आप को विकास कर सकते हैं। दो चीज़ को समझ के चलिए अपने जीवन काल में, माँ और पिता, अर्थात सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों स्थितियां को पैदा करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को। जैसा अभी तो बहुत सारे वास्तुकारक हो गए हैं और ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि वो अपने आप को ब्रह्मा समझते हैं, लेकिन वास्तु के अंदर अगर घुसना है तो सबसे पहले आपको अपना शरीर देखना होगा। ठीक है ना? चंद्रमा मतलब दिमाग, सूर्य मतलब हार्ट। अगर आपका हार्ट काम नहीं करेगा तो चंद्रमा भी काम नहीं करेगा, यानी सर भी काम नहीं करेगा, और मस्तक अगर काम नहीं करेगा तो हृदय भी काम नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वो भी एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो उसको पहले गुरु का आशीर्वाद मिलना चाहिए,
तभी उस चीज़ को वो समझ पाएगा। आज किसी भी मुझे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऑरा स्कैनर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, और हाथों से फील कर सकता हूँ कितनी नेगेटिव एनर्जी और कितनी पॉजिटिव एनर्जी एक इंसान के ज़मीन अंदर के अंदर जो चीज़ें होती हैं, आप हाथ से कर सकते बिल्कुल हाथ से कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और आपको भी फील करा सकते हैं। जब नेगेटिव एनर्जी जा रही है तो उसको मैं फील करा सकता हूँ, टच करा सकता हूँ। अच्छा, हाँ, आप टच करके महसूस कर सकते हैं यहाँ कोई लाइन जा रही है और आपको फील करा रही है, ऐसा है। तो ये भी तो एक कला है ना। हाँ। मतलब ये कैसे करते हैं? कोई मंत्र पढ़ते हैं? नहीं, कोई मंत्र करते करने की हैं। जरूरत, अपनी ऑरा को बढ़ाना है, नेगेटिव और पॉजिटिव को करना है, यानी दिमाग और हार्ट, यानी चंद्रमा और सूर्य को मजबूत करना है। और तब जब आप चेक करेंगे तो आपकी एनर्जी वैसी हो जाएगी, उसको फील कर पाएंगे। हम जाते जाते ये करना चाहेंगे, अभी तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे। जाते जाते इसको कोशिश करेंगे। बिल्कुल हम जब लोग उस एनर्जी प्रदर्शन को feel- देंगे इसका। ठीक है। कमल जी ने बहुत अच्छी बात कही सूत्र रूप में कि अंधेरे का महत्व इसलिए है कि वो उजाले को चमकने का मौका देता है। बिल्कुल है। इसलिए एनर्जी नेगेटिव का महत्व तभी, जब पॉजिटिव का तभी है जब नेगेटिव नेगेटिव यानी विरोधाभासी मूल्य एक दूसरे के पूरक। लेकिन लोगों ने नेगेटिव को ये बना दिया है कि हवा। नेगेटिव से दूर रहो। हवा। हाँ, अब उसकी पर आपका प्रश्न ये भी था कि उसकी अनुभूति सामान्य आदमी कैसे कैसे कर करे? हाँ। जी। तो मैं 2 उदाहरण दूंगा। जब हम मंदिर या किसी भी उपासना स्थल में जाते हैं तो शांति अनुभव करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मन बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, वहाँ बैठने की इच्छा होती है, परिवार को भी लाने की इच्छा होती है। वैज्ञानिक यंत्र हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने मापन किया है कि किसी मंदिर में जाते हैं तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव 250 फीट तक रहता है, अर्थात उस सीमा में प्रवेश करते ही साथ हमको अच्छा लगने लगता है। यह है सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। जी। और जहाँ नकारात्मक ऊर्जा होती है तो कई घर ऐसे होते हैं जहाँ जाते ही साथ ऐसा लगता है कि कब भागें यहाँ से। हम लोग तो रोज ही इसका अनुभव करते हैं साइड में। पर जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं वहाँ भी ऐसे ही लगता है, हमको भारीपन हो जाता है सिर में, और बस औपचारिकता निभा के कब जल्दी जाएं, या शमशान में, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ स्थल है जो नेगेटिविटी का बोध हमको करा देते आपने हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। आगे हम गुरुजी, लेकिन आप ये तो बोध हो गया। अब जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, आपका ऑरा बड़ा है, आप अध्यात्म से जुड़े हैं, आप उसको फील कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी इसको नहीं मानता कि क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, जो बता दिया सो समझ लिया। तो कोई ऐसा आप एविडेंस या प्रूफ दे सकते हैं हमें जिससे साबित हो कि हाँ भाई ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, जिससे समझ सकें लोग, आम आदमी इस चीज़ को? तो ये सारी समस्या आती है जब लोग जो खरीदने घर जाते हैं या जिस घर में रहते हैं, तो सामान्य सा फंडा है वास्तुशास्त्र का कि बिना कुछ किए भी यदि आपको उस भूमि पर खड़े होने पर, उस मकान में जाने पर अच्छा लग रहा है, या आपका स्वर ठीक हो गया है, तो ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ सकारात्मक ऊर्जा है। ये जमीन के साथ भी होता है, किसी लैंड के जमीन के साथ भी होता है, मकान के साथ भी होता है। और यदि ऐसा लगता है कि भारीपन आ गया, बेचैनी अनुभव होती है, अन्य कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस भी होती है जमीन के अंदर में, कोई हड्डी वगैरह है उसको शल्य दोष के रूप में वास्तुशास्त्र, या कुछ अन्य प्रभाव देने वाली नकारात्मक ऊर्जा जिसको अला भला के रूप में सामान्य लोग जानते हैं, पर हम लोग उसका भी मापन करके उसका भी सटीक उपचार, तत्काल प्रभावी उपचार करते हैं। तो वही है, जहाँ नकारात्मकता होगी हमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन गुरुजी ऐसा भी तो होता है ना, जैसे किसी अच्छे वेल नोन सोसाइटी के अंदर गए, बहुत बड़ा नाम है, या किसी कॉलोनी में गए जहाँ सब घरें जो हैं वो 100 करोड़ 50 करोड़ 25 करोड़ की बनी हुई हैं, तो वहाँ तो वो प्लॉट अगर मुझे दिख जाए तो देखने में तो अच्छा ही लगे, भले ले ना पाए। हाँ, नहीं, वो उसकी एनर्जी केवल फिजिकल आपको अच्छा लग रहा है, पर अनुभूति अंदर से जो होगी अच्छा नहीं लगेगा। यदि वह वास्तु विपरीत है, उस भूमि में नकारात्मकता है, तो आप अच्छा फील नहीं करेंगे। वहाँ भी कितना ही सुंदर मकान बना है,
मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ। गुरुजी से जब मेरी मुलाकात हुई थी, अंसल बोल करके लखनऊ में एक पूरा सोसाइटी बना है। जी जी ठीक है। और बैंक मैनेजर एक रिटायर हुए थे, मेरे काफ़ी नज़दीकी थे। उन्होंने कहा कि शर्मा जी आप हमारा भूमि पूजन करा दीजिए, सुना है आप भूमि पूजन जब कराते हैं तो साल भर में मकान बन जाता है। मैंने कहा बिल्कुल। तो मैं भूमि पूजन करा दिया। संजोग से 6 महीने के बाद मैं वापस आया तो पता चला कि एक भी ईंट नहीं जुड़ा है। अच्छा। उन्होंने कहा कि अभी तक जब स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ मैं, जो मिस्त्री आता है बीमार हो जाता है, जो ठेका लेता है वो छोड़ के भाग जा रहा है, ऐसा क्यों? तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा। 2006 की बात है। मुझे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तो मैं बोला मैं आपके ज़मीन पे चलना चाहूँगा फिर से। गया तो मैं अपनी चप्पल उतार करके ज़मीन पे खड़ा हो गया। जब अर्थ एनर्जी मुझे मिलने लगी तो मुझे अनुभव हुआ कि कुछ गड़बड़ है ज़मीन के अंदर में। उस समय में मैं इसका मास्टर नहीं था। एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी से करता हूँ, पूजन पद्धति, वेद पुराण, उनके बारे में मतलब अंदर तक मुझे उसका ज्ञान है पूरा, और उसके मैंने पढ़ाई भी की है। बट उस समय में मुझे लगा कि मैं क्या करूं अब, मुझे तो अनुभव हो रहा है कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा कोई वास्तुकारक को आप जानते हैं जो पुराना हो? तो बोला एक उम्र दराज आदमी तो हैं लेकिन फीस बड़ी महंगी लेते हैं शर्मा जी। मैंने कहा तो बुलाइए। वो महंगा थोड़ी है, जब आपका मकान बन जाएगा तो सस्ता ही लगेगा। तो उन्होंने बुलाया तो मैंने गुरुजी को देखा उस समय में। अच्छा। हाँ, मैंने कहा भाई बड़े साधारण से लग रहे हैं, क्या करेंगे? इन्होंने पूरी ज़मीन को देखा और फटाक से अपनी ऑरा मशीन निकाली, और मैं जानता भी नहीं था ये क्या है। मैंने कहा ये क्या डंडा सा दिख रहा है, और उन्होंने गया और चेक किया, फट से खुल गई और बताया 4 फीट पे इसमें हड्डी है 2 जगह। और वो भी बड़ा सेठ, बड़ा जिद्दी, बोला मैं तो आपको फीस दूंगा बट सामने में हड्डी निकलवाऊंगा। इन्होंने कहा डबल फीस लगेगी, अगर मैं 5 घंटे रुकता हूँ तो आपकी फीस डबल लगेगी और हड्डी निकलेगी, गारंटी है। वो भी तैयार हो गए। हड्डी निकली 6 पीस, मेरे सामने में ही निकली। मैं भी अचंभित हो गया। मैंने कहा गुरु ऐसा ही बनाना चाहिए जो सच में करके दिखाता हूँ। तो फिर मैंने इनकी शरण ले ली। मैंने कहा मुझे तो आपसे ही सीखना है, और 6 महीने के अंदर में उसका घर बन गया। अच्छा, उसके बाद बन गया? उसके बाद बन गया, फटाफट बन गया। तो ये मैंने एकदम आंखों से देखा है। और उसके बाद काफ़ी साल मैं गुरुजी के साथ रहा, 10 साल जाना आना, मतलब एनी टाइम नहीं रहता था, बट जब जब मौका मिलता था, 10 दिन 15 दिन जब मौका मिला, कभी बेंगलोर, कभी क्या नाम मैसूर, तो हर जगह जाना आना रहा। मतलब कलकत्ता भी आए, जो मकान बिहार हुआ भी। था वो मकान उस हड्डियों की नेगेटिव एनर्जी की वजह से नहीं बन पा रहा, बन ही नहीं पाया, जमीन ही खाली पड़ी रह गई। जमीन में से निकलवा दिया इन्होंने हड्डी, और फिर 6 महीने में घर बन गया। हाँ। और उसके पहले आपने कहा था कि साल भर में घर बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा, और तो बन भी गया। मेरी बात भी रह गई। हाँ। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। कुछ टोपीकार वास्तुकारक हो गए, वो मतलब हर आदमी को गलत कहता, हर आदमी को गलत कहता, और वो कहता कि मैं इस धरती का ब्रह्मा हूँ वास्तु के मामले में, बिल्कुल, और सबको उल्टा पुल्टा बोलता है। इतने गलत तरीके से बोलता है। अरे भाई, सबका सम्मान करो। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। 6 अंधे खड़े हैं और एक हाथी खड़ा कर दिया गया। उनको कहा गया कि भाई आप बताओ कि हाथी का आकार कैसा है। उनमें से वो भी एक है। तो एक ने दांत पकड़ लिया, उसने कहा हाथी का आकार तो नुकीला है। दूसरे ने पैर पकड़ लिया, हाथी का आकार तो खंबे जैसा है। एक ने सूंड पकड़ ली, कहा नहीं नहीं ये तो सूंड जैसा है। एक ने पूंछ पकड़ ली, अरे नहीं एकदम पतली सी है। तो गलत कोई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत हैं, लेकिन विद्वान होकर के दूसरों को गलत करना ये गलत है। सबकी अपनी अपनी विद्या, अपने अपने विचार हैं। अगर कोई गलत है तो मैं आपके मंच से कहना चाहता हूं, प्रथम गुरु शंकराचार्य जी जो हुए थे, उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर में अंधकार दूर करने के लिए, ज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए, जिनके अंदर में अंधकार था, किसी का पास अहंकार का अंधकार था, किसी को मतलब वेदों का अहंकार था, तो उन्होंने सबका ज्ञान जगाया, जाके चैलेंज किया। तो मैं आपके मन से ही कहना चाहता हूँ, अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो आप जाकर के उनको चैलेंज कीजिए और उनकी अंधकार को दूर कीजिए, ताकि वो रास्ते पे सही आ सके। और आपके कह देने से मात्र से जो है यूट्यूब में बैठ करके कभी बोल रहे हैं, कभी कहीं बोल रहे हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है। एक सवाल, एक प्रूफ तो आपने दिया अभी जी, ठीक है, एनर्जीज को लेके कि क्यों नहीं हो रहा था। जैसे अब एक छोटी सी, मतलब छोटा है बिल्कुल,
कि कोई किचन बना रहा है और किचन का वास्तु अगर गलत है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है? कोई ऐसा प्रूफ आपके पास है? बिल्कुल। किचन का जो नुकसान होता है ये अग्नि तत्व है। मैंने कहा हार्ट, आपको बताया कि दो चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए। एक चंद्रमा, सोमा, अग्नि। तो सोमा तो ठीक है और अग्नि खराब हो गया, हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, बाईपास सर्जरी हो गई, तो आपके शरीर की ताकत कैसी रहेगी। उसी तरह से आर्थिक रूप से नुकसान होगा। पहला, गलत जगह अगर बन गया, जैसे साउथ वेस्ट में बन गया, पति पत्नी के झगड़े होंगे, ये एकदम प्रमाणित है। मैंने एक टीचर महिला थी, उसका भी मैंने ठीक किया। एक LIC के मित्र थे, उन्होंने कहा यार आजकल रोज ही भाभी से लड़ाई होती है और विवाद बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा हो रहा है कि मैं लगता है कि डाइवोर्स दे दूंगा या मैं भाग जाऊंगा। तो मैंने कहा कि यार आज तक मैं घर आपके गया नहीं हूँ, आप ले चलो मुझे। तो जब मैं उसके घर पे गया तो देखा हूँ साउथ वेस्ट में, नया ही घर लिया था, जब से लिया तब से वो परेशान थे, साउथ वेस्ट में उनका किचन था। मैंने कहा अब तो ये बड़ा मुश्किल है। तो बोला क्या करें? मतलब अगर तुम चेंज कर सकते हो ऑर्डर ले करके तो हो सकता। सोसाइटी से उसने ऑर्डर लिया, किचन को चेंज किया। आज के टाइम में, उस समय में मैं आज 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय 60-65 हज़ार रुपया महीना कमाता था, आज वो हर महीने 5 लाख रुपया कमाता है। गुरुजी, इसी पे एक आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जब आप मुंबई के चौल में जाएंगे ना, हज़ारों लोग चौल में रहते हैं, लाखों लोग, एक ही कमरा होता है इतना बड़ा, उसी में किचन है और उसी में सारी व्यवस्था भी है। तो फिर तो सारे चौल वाले गलत तरीके से रह रहे होंगे? नहीं, आपके पास रहने के लिए चाहे एक कमरा है या महल है, वास्तु का प्रयोग हर जगह उतना ही महत्वपूर्ण है। आवश्यक यह है कि उस कमरे में आप किचन अपना चूल्हा सही स्थान पर रखें, शयन सही स्थान पर कर लें, पूजा इत्यादि जो करना है तो भी उसका लाभ मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाँ, चूल्हा कहाँ रख लें, हाँ, शयन कहाँ रख लें, कहाँ ही रखें, बस किसी का एक ही कमरा है, हाँ, हाँ, कोई चौल के अंदर रह रहा है, आप एकदम, मुझे अच्छे 3-4 चीज़ें होती हैं मेन, हाँ, हाँ, मंदिर, किचन, बाथरूम और सोना, ये 4 चीज़ें होती बिल्कुल हैं। ये 4 चीज़ें कहाँ कहाँ होनी चाहिए? चाहे वो एक कमरा है या बड़ा मकान है। वास्तुशास्त्र ने निर्देश दिया है कि किचन जो है, रसोई आग्नेय दिशा में होना चाहिए। उसका वैज्ञानिक कारण है। आग्नेय दिशा क्या है? साउथ ईस्ट कहते हैं, पूर्व और दक्षिण के पूर्व की दिशा। ठीक है। लगभग 9 बजे के बाद 10 बजे के आसपास वहाँ सूर्य की किरणें पर्याप्त आती हैं। हमारे यहाँ रसोई की संकल्पना ये भी है कि खिड़की भी है, सूर्य किरणें अंदर आ रही हैं, उसमें वह मारक शक्ति होती है कि जीवाणु कीटाणुओं जो गलत प्रभाव देते हैं उनको मारने की, तो उसका लाभ मिलता है। ऊर्जा मिलती है सूर्य की। रसोई में हमारे यहाँ तो माताएं बहनें ही रहती थी पहले, ठीक है ना, तो उसका लाभ मिलता था। अब मैं रसोई की बात आपने पहले पूछी थी, तो और क्या नुकसान होता है? देखिए, नारी के शरीर में जल तत्व अधिक होता है। अच्छा। और जो उनका पृष्ठभाग है वो पुरुष से बड़ा होता है। बिल्कुल। आप उसका हड्डी का देखेंगे तो बड़ा है, पेल्विक जिसे कहते हैं, हाँ, बड़ा होता है। बड़ा होता है। तो मान से भगवान ने उनकी शरीर रचना इस प्रकार से की है कि वो करुणा प्रदान होती हैं, भावना प्रदान होती हैं, इसलिए थोड़ी सी बात में अश्रु बहने लगते हैं आदि। तो उसका भी संतुलन करने के लिए अग्नि और जल का समावेश वहाँ किया गया है। ठीक है। इतनी सूक्ष्म गहराई तक हमारे ऋषियों ने चिंतन किया था। ठीक है। ठीक है ना। और जब वैसा संतुलन हो जाएगा तो वो प्रेम भाव से, वात्सल्य भाव से भोजन पकाएगी, वही भोजन हमारे लिए पुष्टिदायक होगा। आज भली विपरीत स्थिति हो गई कि माताएं बहनें किचन में जाती नहीं, बनाने वाला कोई और होता है, जो अपने घर से पति से झगड़ा करके आई है, कोई बीमार है तो उसकी चिंता है, बच्चों की फीस की चिंता है। ऐसे तनाव में वो जो भोजन बना रही है वही भाव तो उसके अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे तो वही
कौन ग्रहण कर रहा है? पूरा परिवार। परिवार की अनेक समस्याएं बढ़ने का एक ये भी कारण है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। राइट। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अभी इंस्टाग्राम में कई जगह आप देख रहे होंगे, यूट्यूब में बाढ़ सी आ गई वास्तुकारकों की। क्या हो गया? अग्निकोण खराब है, लाल बल्ब जला दो। अरे भाई क्यों? उसका मालिक शुक्र है। सबसे ज्यादा ताकत जो है वाइट एनर्जी है, जो वाइट कपड़े होते हैं उसमें है, वाइट रंग है वहां का, तो लाल क्यों? किस लिए? अब लोगों को पता नहीं है, तो लोगों को पता नहीं, सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। अग्नि को केवल रंग से जोड़ लिया। उस ग्रह का मालिक ज्योतिष के हिसाब से शुक्र है। और अग्निकोण शुक्र- का? हाँ, और वो शुक्र का रंग व्हाइट है, सफेद है, शुभ्र वेश है। तो किचन में यदि कोई रंग की पुताई करना है तो सफेद ही करना चाहिए। वास्तु के अंदर में ग्रहों के स्थान बताए गए हैं, हाँ। उसमें शुक्र वहां का मालिक है। ओ, तो शुक्र वहां का मालिक है, तो वहां पे हम रेड कैसे जला तो देंगे? लाल जला दिया तो मंगल हो गया, और हाँ, जो है उत्तेजक हो उग्रता- जाएगा। उत्तेजक, तो वही क्रोध उग्रता बढ़ हम जाएगा। अनुभव करते हैं। परिवार में सामंजस्य नहीं है। हाँ। 3 चीजें छोटी छोटी जल्दी जल्दी मुझे बता दे कि शयन कक्ष कहाँ हो, बाथरूम कहाँ हो, और पूजा घर कहाँ हो। वाह, मतलब एक ही कमरे के अंदर बिल्कुल जगह। एक ही का। तो पूजा घर जो है उस कमरे के ईशान कोण में हो, यानी उत्तर और पूर्व के बीच में, ठीक है। या उसके नजदीक हो, और पूर्वाभिमुख होकर के पूजा कर सके तो और अच्छा, कारण कि उसकी तरंगों का लाभ मिलेगा। ठीक है। शयन कक्ष जो हो उस कमरे के दक्षिण या नैऋत्य भाग में हो। नैऋत्य भाग यानी वह है जो दक्षिण और पश्चिम के बीच का हो, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, तो वहाँ अच्छा है। ठीक है। ठीक है ना। शयन कक्ष ईशान कोण में ना हो, ईशान क्षेत्र में ना हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है। कारण कि यदि दंपत्ति है तो ईशान कोण में शयन नहीं करना चाहिए। ये संकेत देने के लिए मैंने ये बात की। ठीक है। ठीक है। भोजन हो गया, ये आग्नेय में होना चाहिए, पूजा ईशान में होना चाहिए, शयन दक्षिण या पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में हो। बाथरूम? और बाथरूम ईशान छोड़ करके, आजकल उस कमरे में जो चाल रहती है या एक कमरे का, उसके तो बाहर ही रहता है। हाँ। ये तो हम बड़े मकान वालों का दोष आ गया है कि हर कमरे से अटैच चाहते हैं। वो गलत है ना। अत्यंत गलत है। पहले हमारे यहाँ व्यवस्था थी, घर में भोजन करते थे, बाहर जाते थे। जी जी। आज हम बाहर पेट पूजा के लिए जाते हैं और उसका निष्कासन घर के अंदर करते हैं। कई जगह मजबूरी भी है गुरुजी, क्योंकि जगह बहुत छोटी हो गई है लोगों के पास। मतलब फ्लैट्स नुमा हो गए ना, 2 रूम के फ्लैट है, 1 रूम के फ्लैट है, तो मजबूरी है उनके पास। फ्लैट्स और की वो जो जगह आप जो बाहर वाली कह रहे हो, वो बाहर वाली जगह खत्म हो गई है। खत्म हो गई, मैं मान लिया, पर उसका दुष्परिणाम तो भोगना पड़ेगा। जैसे एक एलोपैथी हम ले रहे हैं, आजकल एलोपैथी डॉक्टर भी स्वीकार कर रहा है कि एक बीमारी तो वो ठीक कर रहा है, पर दूसरा रिएक्शन के रूप में आ रही है बीमारी। वैसे ही है, आपने बहुमंजिली इमारत की बात की, बहुमंजिली इमारतों में तो टॉयलेट एक ही स्थान पर बनता है, बिल्कुल अर्थात ऊपर से नीचे तक वह मटेरियल हमारे कमरे से भी होकर के जा रहा है, ऊपर वाले का भी वह मटेरियल, निष्कासित मटेरियल हमारे कमरे से, अर्थात वो नेगेटिविटी छोड़ करके जा रहा है। तो कितना दुष्प्रभाव हो रहा है। यानी कुछ बात मजबूरी बता हम सह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, अन्यथा एलोपैथी का जैसा दुष्प्रभाव है ऐसे ये टॉयलेट का दुष्प्रभाव घर में है। ठीक है गुरु जी, कलयुग है ये, तो कलयुग में धन सबसे अहम है लोगों के लिए। ऐसा घर में क्या उपाय किया जाए वास्तु के मुताबिक कि आर्थिक किल्लत जो है दूर हो जाए, पैसा आने लगे? देखिए, इसमें अगर वाटर एलिमेंट यानी नॉर्थ ईस्ट को अगर आप ठीक रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर वहाँ पे कमरा भी हो गया है तो भी सफाई अच्छे से रखना चाहिए और सुगंधित रखना चाहिए। नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट इनका मिडिल सेंटर कुबेर का स्थान है, उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। लोग आजकल जो है ध्यान नहीं देते हैं, कभी कूड़ा पड़ा है, कभी कुछ पड़ा है, उसकी सफाई अवश्य रखें। और उस स्थान को अच्छे से रखते हुए भी अगर कोशिश हो तो मूर्ति की स्थापना लक्ष्मी जी की करनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, ठीक है। और
क्रिस्टल का अर्थात जो ओरिजिनल स्फटिक है उसका श्रीयंत्र भी नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। वैसे हमने 3 तरह के पिरामिड बनाए हैं पंच यंत्र, घर के दोष को दूर करने के लिए और लक्ष्मी वृद्धि के लिए। एक अपना कॉपर का है, एक चांदी का है और एक गोल्ड का है। अच्छा। हाँ, तीनों अलग अलग काम के लिए बने हैं और उसकी एनर्जी एक से बढ़कर एक है। हाँ, उसमें ब्रह्म स्थान की एनर्जी को भी ठीक करने की ताकत है। अच्छा। 21 डे उसकी पूजा होती है और उसका वाइब्रेशन इतना बढ़िया है कि आदमी किसी भी स्थिति में हो धीरे 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 उसको वो ऊपर करके ठीक कर देता है। नहीं तो ये पूजा 21 डेज की कौन करेगा? करके कंप्लीट करके हम लोग रखते हैं उसको। आप लोग रखते हैं जी। उसको क्या Energize करना है? करके फिर उसको देते घर में रखना है? हाँ, घर में रखना है और नॉर्थ ईस्ट में ही रखना है। उसकी दिशा तय की हुई है, उसी हिसाब से उसको रखना पड़ता है। कैसा है वो, आप लाए हैं आज? हाँ बिल्कुल, ये गोल्ड पंचयंत्र है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले गणेश जी, ठीक है। फिर विष्णु, उसके बाद कुबेर जी, ठीक है। उसके बाद श्री यंत्र, इसके बाद अंदर में ब्रह्म यंत्र। जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वह है हार्ट, मनुष्य का जो हार्ट है, इस यंत्र का हार्ट। और इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो पावरफुल है। उसके बाद इसकी 21 डे पूजा होती है और उसके बाद चार्ज करके लोगों को हम लोग देते हैं। तो ये आपने जो बताया, एक गोल्ड का बताया, एक हाँ, कॉपर का बताया और एक चांदी का। चांदी का भी है। जी तो फिर तीनों की कीमत में भी डिफरेंस होगा? हाँ, तीनों की कीमत में डिफरेंस है, जो जैसा है वैसी व्यवस्थाओं के साथ है। कई असर आदमी में- कॉपर असर का में लेना क्या- पसंद नहीं करते हैं। फिर असर में भी फर्क होगा? अशर में थोड़ा फर्क है। फर्क है ना? हाँ, एनर्जी में फर्क है। तो फिर वही बात होगी, गोल्ड का सबसे ज्यादा होगा, सिल्वर का उससे कम होगा, हाँ, सबसे हाँ, कम हाँ। कॉपर का होगा। कितना अंतर होगा, कितना डिफरेंस होगा दोनों में? देखिए, प्योर गोल्ड में नहीं बना सकते क्योंकि इसकी फिर इतनी बजट बढ़ जाएगी, लोग अफोर्ड नहीं करते। समझ गया, गोल्ड प्लेटेड है। हाँ हाँ, गोल्ड प्लेटेड 1 ग्राम का और किसी में 2 ग्राम का ऑर्डर के हिसाब से करते हैं। तो उसको पूरा कॉपर और इसके बाद रजत और इसके बाद ये गोल्ड वाला, तो इसमें पूरा जो है हम लोग प्योर सोना का वो डाल करके तैयार करते हैं। चेंज है सब में एनर्जी के कारण, ठीक है। परिवर्तन करते हैं हम लोग। जो इसके अंदर मटेरियल डालते हैं उसमें परिवर्तन है, कॉपर वाले में उसी हिसाब से है, खर्च के हिसाब से। तो तीनों में लगभग 10-10 हज़ार का डिफरेंस है। क्या कॉस्टिंग होगी इसकी अगर माने तो? ये 31,000। अच्छा, कॉपर का भी आप लेके आए हैं? हाँ, एक कॉपर का भी है। ये कॉपर वाला है, इसके कवर उतार दिए जाते हैं। पूरा पूजा करके तैयार किया हुआ है, कवर उतारना है और बैठाने के समय में थोड़ा सा चार्ज करने के लिए कुछ हम लोग बताते हैं। अच्छा, ठीक है, उसको वो उनका पालन करना पड़ता है। कोई लेना चाहता है तो आपके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जो कर नंबर हम सकते डिस्प्ले हैं, करेंगे। बिल्कुल ठीक, कर सकते हैं। ये कितने की कीमत बताई इसकी? 11,000, और बीच वाला जो चांदी का है वो 21? 21,000। अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ेगा तीनों को? अगर कोई एक चीज रखते हैं तो घर में क्या फर्क आ जाएगा? घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है और हेल्थ का भी इसमें प्रभाव आता है। अगर हेल्थ से थोड़ा इशू अगर प्रॉब्लम है तो ये लगा देने से हेल्थ के लिए जो प्रॉब्लम हो रही हैं लगभग 40% कम हो जाता है। चांदी वाला लगाने से लगभग 60% से 65% ठीक हो जाता है और इससे करीब करीब 90%। 90%? हाँ, डिफरेंस है। तो अब आप मुझे ये बताइए कमल जी, जैसे आपने कहा कि हम एक घर में लगा दें, अब इसकी रेंज क्या होगी? जैसे मोबाइल वाईफाई की रेंज होती है, अब किसी का घर 400 गज का है, किसी का 1000 गज का है, किसी का 100 गज का है, तो क्या हाँ, एक काम करेगा? क्या रेंज होगी इसकी? इसकी रेंज तीनों की लगभग जो है 2000 स्क्वायर फीट तक की है। अच्छा, इसका मतलब अगर किसी का 6000 स्क्वायर फीट का घर है, हाँ, तो और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। 4-5 और संख्या हाँ, बढ़ सकती है। संख्या बढ़ जाएंगे। 2000 स्क्वायर फीट तक ये काम करेगा। हाँ, आप कह रहे हैं हेल्थ पे काम करेगा? वेल्थ पे काम करेगा। वेल्थ पे काम करेगा? सबसे ज़्यादा तो लोगों को वेल्थ चाहिए, हेल्थ बाद में देखते हैं और मैं पहले हेल्थ पे काम सवाल भी करता हूँ। वेल्थ का था, आपने इसीलिए दिखाना हाँ, चाहा। हाँ हाँ, और इसीलिए मैं जोड़ दूं हाँ। कि वास्तुशास्त्र इज ए आर्ट ऑफ हेल्थ, वास्तुशास्त्र इज ए आर्ट ऑफ वेल्थ, वाह। और उसका परिणाम है वास्तुशास्त्र इज ए है आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, जो हम सबकी आवश्यकता है। बिल्कुल। तो उसके बिना कितना ही वेल्थ हो, हाँ। प्रसन्नता ये नहीं क्या है मैं सबको आपको नहीं। बता दूं। एक प्रैक्टिकली बात बताता हूँ। आपके पास बाइक है, अगर पेट्रोल नहीं हो तो स्टार्ट होगा? नहीं होगा। उसमें से वो एक पॉइंट लगा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अंदर में प्लग। स्पार्क करने वाला प्लग। ठीक है, अगर वो निकाल दे तो क्या स्टार्ट होगा? नहीं होगा। उसको कितना चाहिए
उसको एक छोटा सा चिंगारी, और चिंगारी लगते ही गाड़ी चल स्टार्ट हो जाती है। तो जब गाड़ी स्टार्ट हो गई तो आप अगर 1 करोड़ का घर ले रहे हैं तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई 10 करोड़ का घर ले रहा तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आपकी गाड़ी 50 लाख की है, 1 करोड़ की 4 व्हीलर है, पेट्रोल भी है, सिर्फ 20 रुपए की हवा अगर आपकी गाड़ी में नहीं भरी हुई है पहिए के अंदर में, तो क्या आपकी गाड़ी चलेगी? क्या यही तो फर्क है। तो ये चीज़ों को जो समझ लेगा वो वास्तु को भी समझ लेगा। एनर्जी चाहिए, चिंगारी छोटी सी है। हमारा जो शरीर चल रहा है ना एकदम सूक्ष्म है, वो भी अग्नि है। इसका भी एग्जांपल वही दे सकते हैं कि बारिश हो रही है, छतरी ले लोगे तो बच जाओगे। बच जाओगे। तो वो भी यही कि अगर आपको बचना है तो आप कर सकते बिल्कुल। अच्छा कमल जी, एक जाने अनजाने में या कहिए कि शहर छोटा होते जा रहा है, बहुत छोटा होते जा रहा है। लोग गांव छोड़ रहे हैं और शहर में आ रहे हैं तो शहर छोटा हो रहा है। शहरों में भी कब्रिस्तान है, शमशान है, तो शहर छोटे हो रहे हैं तो वहाँ घर बनाना मजबूरी हो जा रही है लोगों की। तो जो घर कब्रिस्तान और शमशान के पास होते हैं उनका वास्तु ज़्यादा खराब होता है क्या? प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, गुरुजी बताएंगे उसके बारे में बहुत बढ़िया। जी नहीं, इसका उदाहरण तो अंसल को लेकर भी आ गया था। हाँ, मैं लखनऊ का ही, चूंकि वहाँ पर पहले कब्रिस्तान या ऐसा ही गांव वालों का आपस का वो रहा, अच्छा, कि वहाँ इतनी समस्याएं आई कि मालिक ने कई ठेकेदार लगाए, कई बड़े बड़े निर्माण करने के लिए। 2-2, 3-3 ठेकेदार लगे तब भी काम पूरा नहीं हो पाया। मैं ऐसे साइट पर गया हूँ, ठेकेदार मुझे लेके गए कि भाई मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। आज स्थिति है वो मालिक और डायरेक्टर्स सब काफ़ी दिन जेल में भी सुख भोग कर चुके हैं और कई तरह के केस चल रहे हैं। जी जी। तो वही तो स्थिति थी। यदि शमशान के पास लग जाएगा, मैं बंगाल में भी एक जगह गया था वास्तु देखने, उन्होंने मल्टी स्टोरी फ्लैट बना दिए हैं पर बिक नहीं रहे उनके। मैंने जब भूमि का अध्ययन किया, मैंने कहा ये तो शमशान भूमि है। अच्छा, अब क्या स्थिति थी मुझे नहीं मालूम था। उस उनके फ्लैट्स के बाजू में कुछ और आबादी थी, 2-3 मकान बने थे, पर उसके आगे आज भी शमशान था। अरे भैया, मैंने कहा आज वहाँ हो गया, कल उसका विस्तार पूरे में था, आपने जानकारी पूरी ना लिए हुई यहाँ बना दिए हैं, अब परेशान हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अभिषेक जी आपके प्रश्न का इतना सटीक उत्तर देने का प्रयत्न किया है। मतलब जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए कहा भी जाता था कि वहाँ आसपास नहीं लेना चाहिए, या खाली जमीन भी पड़ी है शमशान की या कब्रिस्तान की तो आदमी कहता नहीं लेंगे, नहीं लेना। पहले के लोग ऐसा करते थे, अब तो हाँ, एक और उदाहरण दे दूं जी, अच्छा लगेगा आपको। अपने अजीत जोगी जी का नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। थे। हाँ, जब उनको दोबारा चुनाव का समय आया, वो संप्रदाय या पूजा पद्धति के हिसाब से क्रिश्चियन थे। अच्छा, ठीक है ना, नाम तो अजीत जोगी लगता है। जी जी बिल्कुल पर है। तो वो पेंड्रा के रहने वाले थे, बिलासपुर के पास एक स्थान है पेंड्रा, वहाँ ईसाइयों का कब्रिस्तान था। वहाँ एक बिल्डिंग बनी हुई थी, कुछ बन जाते हैं निर्माण। तो उस चुनाव के लिए उन्होंने उस भवन को ले लिया अपने अधिकार में। अच्छा, और वहीं से चुनाव का संचालन कर रहे थे। वहाँ का नक्शा मेरे पास आया था कि ये कैसा रहेगा और क्या स्थिति है। जब वर्णन हमारे को आने वाले ने बताया कि शमशान में है, कब्रिस्तान में, मैंने कहा देखने की आवश्यकता नहीं है, उनको मैं सुधारने का तो प्रयत्न नहीं करूँगा, उनको यदि छोड़ना है तो छोड़ दें। छोड़ा नहीं तो वहाँ तो मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, ये भाव ज़्यादा काम कर रहा था। तो परिणाम हमको मालूम है, हार गए, कभी उठ नहीं पाए और उनका पैरों से भी नहीं चल पाए वो। एक्सीडेंट हो गया था बहुत बड़ा गाड़ी और बेटा भी किस दिशा में गया है हम सब खत्म ही हो गया, बिल्कुल पूरा परिवार खत्म हो गया। देखिए अहंकार की जो बात आई। गुरुजी, अब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। आपने एक नेता की बात की, तो मुझे पता चला कि आप अटल बिहारी वाजपेयी से मिले थे और उनके घर का वास्तु भी देखा था। क्या हुआ था, क्या बताया था और क्या असर रहा उसका उसके बाद? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, 14 जनवरी 1996 को मैं माननीय अटल जी के निवास
7 रेस कोर्स रोड पर था। 14 जनवरी यानी क्या? मकर संक्रांति। हाँ। राइट। हमारे एक मित्र थे, उनके साथ गया था। तो उनके यहाँ जब पहुंचा तो 5 द्वारों से प्रवेश करते हुए गया और हर एक के ऊपर वो कुरुक्षेत्र का चित्र लगा था। कृष्ण और अर्जुन संवाद का रथ में बैठे सामने है। जब अटल जी से बात करने लगी तो पहले तो खड़े हो गए, वो आ ही गए, जैसा होता है कोई अतिथि आता है तो खड़े खड़े ही बात होने लगी, परिचय हुआ। मैंने कहा माननीय एक निवेदन करना चाहते हूँ कि यहाँ आपके यहाँ आते हुए मैंने 5 द्वारों पर वो चित्र देखा है। अच्छा। मैंने कहा अपने लिए वो महत्वपूर्ण है, उसको नकारा नहीं जा सकता, पर हमारी क्या भूमिका है वो भी देखना चाहिए। अब हमको संघर्ष की भूमिका छोड़कर, संघर्ष की भूमिका यानी विपक्ष की भूमिका छोड़ करके सिंहासनारूढ़ होने की भूमिका में आना चाहिए। आपने कहा, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा जी। तब वो नेता विपक्ष थे। नेता विपक्ष थे। व्यक्ति बहुत संवेदनशील और विद्वान थे, ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। उसको सोचते रहे, यानी गढ़ा उसको, उन्होंने चिंतन किया। फिर कहते हैं आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करें क्या? मैंने कहा कुछ नहीं है, चाहे तो इन्हें बाहर जो यंत्र चित्र लगे हैं उनका एक संग्रहालय में रखवा दीजिए, और आपका ये जो मेन कक्ष है इसमें शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का चित्र लगाइए। अच्छा। वो हमारा एक्चुअली ब्लूप्रिंट है। शिवाजी का शासन यानी वास्तव में भारत में शासन कैसे होना चाहिए उसका ब्लूप्रिंट है, जो सच्चा भारतीय है उसको स्वीकार करेगा। और उससे अच्छा सिंहासनारूढ़ होने का उदाहरण नहीं है। वहाँ महाराष्ट्र के पंडितों ने मना कर दिया राज्याभिषेक का कि इस जाति के हम नहीं करेंगे। काशी के विद्वान गए थे। तो ऐसा साम दाम दंड भेद से भी देश के लिए आगे बढ़ने का जो प्रयत्न किया वो आप कर चुके हैं विरोध पक्ष में रह के हुए। अब सिंहासनारूढ़ होने के भाव से शिवाजी, उन्होंने क्या, अब ये तो सरकारी कक्ष आवास है, इसमें क्या? मैंने कहा कोई बात नहीं, मन में तो उसको विराजित कर लीजिए। अंतर मन में जो चित्र, जो भाव आ जाता है वही एटम बम का काम करता है। एक छोटा सा ही अणु तो क्या विस्फोट करता है। ये बात भी उन्होंने कहा, और देखिए उसका परिणाम ये हुआ। जनवरी में खड़ा हूँ उनके यहाँ, तब तक कोई चुनाव की घोषणा नहीं थी। मार्च में चुनाव की घोषणा हुई और चुनाव हुआ। 13 दिन के प्रधानमंत्री बने, 13 महीने के बने, फिर 5 साल के। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे केवल उतना होने से ये परिवर्तन हो गया, पर कहीं तो चिंगारी लग गई जिसकी बात कमल जी तो आपने ये क्रॉस चेक किया कि आपकी बात को मान के उन्होंने चेंज किया और शिवाजी महाराज को लगाया? अरे इसी सब की आवश्यकता नहीं रहती भाई। नहीं किया था। अच्छा, नहीं रहती? नहीं किया था आपने किया होगा, लेकिन अब बोलना ठीक नहीं है। अब वो सारी बात तो ठीक है। एक सीमा में ही बात करना चाहिए। तो किया, तब किया, कुछ तो हुआ ना, आधार तो बनाया इन्होंने। आधार बनाया बस। वो चिंगारी की जो बात है जो अभी हमने चर्चा की, बाकी सब बातें खोल के ऊपर नहीं रखना चाहिए। अच्छा, आपसे जब बातचीत हो रही है तो एक चीज आ रहा है कि अब हम घर से थोड़ा बाहर निकलते हैं। ठीक है, घर की बातें तो बहुत हो गई। जब हम शहर में रहते हैं तो क्या ऐसा होता है कि जिस शहर में रहते हैं उसका भी वास्तु खराब होता है? वाह। और हमारे ऊपर वो असर भी करता है। उसको वो असर भी करता है। देखिए वास्तुशास्त्र के अनेक ग्रंथ हैं। बैबतम है, उसमें एक राजवल्लभ भी है, मानसार भी है, उनकी चर्चा ना करके एक ग्रंथ राजा भोज द्वारा रचित है जिसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार। इसका अर्थ ही पहले आपको समझा दूं। सम्रांगण का तो आप ऐसे ही करेंगे कि युद्ध का मैदान, युद्ध का आंगन, पर ऐसा नहीं है। समर का एक अर्थ होता है जुड़ना। अच्छा। जैसे चक्र में अर जुड़े होते हैं, शाखाएं रहती ना, हमने चक्र देखे हैं। तो घर में भी वैसे ही अर रहते हैं कि बीच में खाली है, सब कमरे जुड़े हुए हैं। उस कमरे, वह भी तो हमारे लिए युद्ध मैदान हो गया घर का। तो वहाँ वास्तु सिद्धांतों का अनुपालन करके हम सुख शांति और वैभव को प्राप्त करें, वह सम्रांगण सूत्रधार है।
तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? उस ग्रंथ में नगर नियोजन को बड़े विस्तार से समझाया है। अच्छा। कोई अनेक श्लोक का उदाहरण दिया जा सकता है, मैं पर अभी याद नहीं है, देखेंगे उसको कभी। अर्थात उन्होंने इतना बताया है कि आपका जो भवन है उसकी इकाई नगर नियोजन है, यानी नगर की इकाई भवन नहीं है, भवन की इकाई नगर है, यानी व्यक्ति परिवार की इकाई नहीं है, व्यक्ति की इकाई परिवार है। ये आधार हमने समझना चाहिए। ठीक है ना? तो उसमें दिया हुआ है कि कैसे होना चाहिए नगर नियोजन। अब इसका 2 उदाहरण दूंगा। मैंने जैसे बताया था कि मैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में इस विषय को पढ़ाता स्थापत्यविद को, और कुछ छात्रों ने पीएचडी भी मेरे मार्गदर्शन में किया है। तो एक छात्र का विषय हमने रखा था कि जयपुर चंडीगढ़ के वास्तु का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है। अब जयपुर के बारे में जैसा हम जानते हैं शांत और समृद्ध नगर है। भले ही आज के नव निर्माण में वास्तु का उतना पालन नहीं हुआ, पर पहले के जयपुर में पूरा पालन हुआ था। दूसरा चंडीगढ़, उसका निर्माण हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कराया, एक फ्रांसीसी वास्तुकार को बुला करके। वो वास्तुकार अच्छे थे, मैं मानता हूँ उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है, पर भारत के वास्तुशास्त्र की जानकारी तो उनको नहीं थी। तो उन्होंने जो पूरे चंडीगढ़ को बसाया है उसको हम लोग कहते हैं विदिशा डायरेक्शन। विदिशा यानी क्या होता है कि जो दिशानुकूल नहीं है, हमारी 4 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो पूरी तिरछी सीधी सीधी होना चाहिए। वही घर अच्छा होता है, वही नगर अच्छा होता है, आदि आदि। तो पूरा चंडीगढ़ यानी जितने भी वहाँ मकान बने हैं, रोड्स बनी हैं, सब है विदिशा में है। परिणाम क्या है? बनते ही साथ से पहले तो पंजाब और हरियाणा का संघर्ष होता रहा, आप लोग पत्रकारिता से जुड़े हैं, जानते होंगे। फिर खालिस्तान का आंदोलन लंबे समय तक चला, कौन कौन उसमें बिल्डर वाला और दुनिया भर के लोग आए। उसके बाद भी आज भी पंजाब बहुत अशांत है। तो चंडीगढ़ की वजह से हृदय है, राजधानी उस प्रांत की हृदय है। क्यों परेशान थे, परेशान है? आज भी खालिस्तानी तो है वहाँ। दूसरी बात, पंजाब एक समय औद्योगिक के विकास पर था, खेती प्रधान, एक पूरे देश को खेती का दिशा दे रहा था, वही देता था। आज न खेती हो रही, न उद्योग है, और युवा पीढ़ी नशाग्रस्त हो चुकी है इस मुल्क में। इसके अलावा, चंडीगढ़ के अलावा कोई और जगह? हाँ, ऐसे कई नगर हैं। विजयनगर है, जिसका इतिहास हमने गौरवशाली इतिहास सुना है। उसका साम्राज्य भी बड़ा ही इतिहास गौरवशाली है, समृद्धशाली रहा है, ऐसा है। अब विदिशा प्लाट की यदि बात हम कर रहे हैं, नगर की बात करें, तो हर नगर में वो स्थिति है। क्यों कि ना उस फ्रांसीसी वास्तुकार ने उसका ध्यान रखा, न आजकल के आर्किटेक्ट वास्तुकार या नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके प्रति सजग है। सौभाग्य से जिनको प्लाट सही मिल जाता है, वो कहीं न कहीं कुछ अच्छे मार्क्स ले लेते हैं वास्तु निर्माण की दृष्टि से। धर्मेंद्र जी, हम लोग काफी लंबे समय से अभी बैठ करके वास्तु सिद्धांतों के चर्चा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। पर बहुत ज्यादा सिद्धांतों की चर्चा की बजाय कुछ प्रयोग करके देख लिया जाए बिल्कुल, बिल्कुल। कि उनका वास्तव में प्रभाव होता है कि नहीं, कितने असरकारी हैं। तो आप कहें तो मैं प्रयोग करके बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो मैंने सवाल किया कि कोई एविडेंस, कोई प्रूफ हो कि ये असरकारक है, हवा में नहीं है चीजें, तो आप करें, बताएं। बिल्कुल। तो धर्मेंद्र जी, अपन बैठने के पहले मैंने ऑरा की भी बात की थी। बिल्कुल। और जब ऑरा अच्छा रहता है तो शरीर में ताकत भी अधिक रहती है। बिल्कुल रहती ठीक है ना? हाँ। आइए उसी के परीक्षण से बात करते हैं। ठीक है। मैं चाहूंगा आप अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं और इसको रजिस्ट करेंगे। मैं दबाऊंगा नीचे, आप अपलिफ्ट करेंगे। ठीक है। मैं देखूंगा कितना जोर है बाजुओं में।
अच्छा। दबाइए। अरे वाह, बहुत मजबूत है ना भाई। हाँ। अब एक प्रश्न है आपसे, जी आप कहिएगा, प्रश्न है, आपको मेरी बात को दोहराना ठीक है है। कि मेरे ईशान कोण में मंदिर बना हुआ है घर में। ठीक बोलूं है? मैं ये? हाँ। मेरे ईशान कोण में घर में मंदिर बना हुआ है। अब देखते हैं घर का वास्तु का प्रभाव क्या होता है। आइए देखते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये मजबूती आ गई केवल इसलिए कि सही स्थान पर हमने वास्तु का निर्माण किया है। अब यदि इसका व्यतिक्रम होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप कहिए कि मेरे ईशान कोण में, घर के ईशान कोण में टॉयलेट बना हुआ है। मेरे घर के ईशान कोण में टॉयलेट बना हुआ है। आइए देखते हैं उसका प्रभाव। अब जिस घर में टॉयलेट बना हुआ है उस घर के रहने वालों के शरीर पर उनका ऑरा कितना कम हो जाता है, ये देखते हैं। अब केवल दो, एक हाथ से तो ये झुक ही जाता है, ठीक है ना, पर एक उंगली से भी झुक जाता है, ठीक है ना। पहले झुकाव नहीं होता था। तो ये काम है कि वास्तु यदि गलत है तो ऐसा है। इसलिए कहते हैं कि वास्तु का जो एक रचना बताई गई है शास्त्रों में वो होना चाहिए, ठीक है ना। बैठिए अब आप, मैं चाहूंगा अभिषेक जी आए। मित्रों, वास्तु शास्त्र में घर में प्रवेश कहाँ से हो इसका भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए। वैसे सामान्यतः हमको ये बताया जाता है कि पूरब या उत्तर से हो और दक्षिण से ना हो, यह अर्ध सत्य है। वास्तु शास्त्र में किसी भी दिशा में निषेध नहीं है प्रवेश द्वार का, किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में। अग्नि पुराण में तो इतना लिखा है कि ब्राह्मण वर्ग का प्रवेश द्वार दक्षिण से होना चाहिए। अग्नि पुराण का पृष्ठ और श्लोक भी मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, हाँ, केवल ये थोड़ा सा ब्रह्मजाल की स्थिति हो गई है। ठीक है। क्या बताया गया है, वास्तुशास्त्र को 81 पदों में जो हमारा भूखंड है उसको बांटा जाता है और उसमें कहां से किस स्थान पर गृह प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार बनना चाहिए उसका उल्लेख किया गया है। उन 81 स्थानों पर 45 देवता की उपस्थिति मानी गई है और उसमें किस देवता के स्थान से प्रवेश करेंगे तब लाभदायक स्थिति होगी इसका उल्लेख किया है। जैसे उत्तर दिशा में भल्लाट और सोम अच्छा है, पूरब में जयंत और दूसरे हैं, दक्षिण में और पश्चिम में, यानी किसी भी दिशा का निषेध नहीं है। ठीक है, ये बात हम आइए देखते हैं एक छोटा सा प्रयोग करके। ठीक है। पहले अभिषेक जी आपका और देख लेते हैं कितना मजबूत है। मैं नीचे झुकाऊंगा, आप रजिस्ट करेंगे, ठीक है ना। वाह, और रुको भाई, वेरी गुड। मैं कमल जी को कहूंगा कि वो झुकाए, मैं 84 साल का नहीं, आप झुका नहीं पा रहा हूँ, झुका पा रहे हैं। ठीक है ना। ये हो गया कि मेरे घर का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में जयंत स्थान पर है, जयंत देव के स्थान से है। बोले, मेरे घर का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में जयंत देव के स्थान से है। आइए अब देखते हैं उसका क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर या उस घर में रहने वालों। फिर से आप करें। अरे एक हाथ से तो हो ही नहीं रहा, देखिए 2 हाथ से भी इसको हम नहीं झुका पा रहे। वास्तविकता में इतना जोर लग रहा है, यानी सही स्थान पर प्रवेश हमको बलशाली भी बनाता है, बौद्धिक दृष्टि से भी पुष्टता देता है, ऑरा भी हमारा बढ़ा देता है। ऑरा बढ़ा हुआ क्या मतलब, हम स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं, और उसका प्रभाव केवल अभिषेक जी पर नहीं, उनके घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य पर होगा। अब यदि इस दुर्भाग्य से आपके यहाँ का प्रवेश द्वार नैऋत्य दिशा से हो जाएगा तो आइए देखते हैं क्या होता। आपके प्रवेश द्वार किस दिशा से है घर में? मेरे घर में प्रवेश द्वार जो है वो नैऋत्य दिशा से है। हाँ,
बताइए, फिर से चेक करते हैं। झुक रहा है ना? सही सही। ये है तत्काल उसका हमारे बॉडी पर, ऑरा पर, अच्छा, बोलते के साथ हो रहा है। बोलते से वो वाइब्रेशंस, वो तरंग है तत्काल। यानी वास्तुशास्त्र बड़ा भाव प्रधान शास्त्र है। जैसा भाव और विचार हमारे मन में आएगा उसको तत्काल, कारण कि भाव प्रधान का असर हमारे अंतर मन में, सब कॉन्शियस चेतना में होता है। ये वास्तुशास्त्र चेतना का शास्त्र है। और वहां तक ही नहीं तो वास्तुशास्त्र चेतना का शास्त्र जब कह रहा हूं तो क्वांटम फिजिक्स भी तो यही कह रहा है कि यहाँ जो कुछ है जिसको हम स्थूल रूप में देख रहे हैं वो वास्तव में वैसा नहीं है, वो भी एनर्जी फॉर्म में है। ठीक है ना? तो उस चेतना के कारण ही आपके जो ही आपका विचार आता है कि पूजा या किचन हमारा सही जगह है, तो उसका अंतर हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल हो जाता है। ठीक है? इसलिए वास्तुशास्त्र के लिए मैं ये कहता हूं कि वास्तुशास्त्र जो है में यदि सुधार है तो केवल इतना है कि ऊर्जा का बैलेंस करना है। एक और बड़ा ही अच्छा प्रयोग करके दिखाऊंगा कि जो जल ग्रहण करते हैं या भोजन हम ग्रहण करते हैं वो कैसे करना चाहिए। आइए एक और नया प्रयोग करते हैं जो हमको संदेश देगा कि हमको घर परिवार में कैसे रहना चाहिए, परिवार के बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहिए, यदि हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, घर में काम करने वाले नौकर हैं, उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसका संदेश ये जल के माध्यम से हम पाएंगे। जल की एक विशेषता है कि स्मृति इसकी, मेमोरी इस पावर इसका बहुत ज्यादा है। जो कुछ इसके बारे में कहा जाता है वह वैसा ग्रहण कर लेता है और अपनी संवेदना व्यक्त करता है। हम मानव ही अत्यंत संवेदनशील रहे हैं, पर दुर्भाग्य से स्वार्थवश हम संवेदनशील हो रहे हैं। उसके परिणाम भी अनेक दुष्परिणाम समाज में भी है, घर परिवार में भी है। तो देखिए ये सामान्य जल है। अब इसका ऑरा मापन किया जा सकता है इस उपकरण के द्वारा। इसको यूनिवर्सल एनर्जी स्कैनर कहते हैं। आज हमने एनर्जी की बात की और क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से भी एनर्जी बात की। उसी सिद्धांत के आधार पर यह बनाया गया है। तो इससे हम ऑरा जो नापते हैं वह लंबाई में होता है या दूरी में, कि मीटर में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का कितना ऑरा है। पर चूंकि हम छोटे से कक्ष में बैठे हैं तो एक दूसरे माध्यम से इसकी एनर्जी देखेंगे। ठीक है ना? अब इसकी एनर्जी का एक माध्यम है, जैसे मैंने उसको स्कैन कर रहा हूं और अब एनर्जी देखते हैं कैसी है। तो ये देखिए क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है ना? क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है ना? पर मध्यम गति है, गति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है ना? ये पेज जल जो कुछ भी आया है मेरे सामने वह अच्छा है। पर देखते हैं दूसरा उदाहरण। धर्मेंद्र जी थोड़ा इधर जाएं। ये पानी बहुत गंदा है, कैसा है? इसमें स्मेल भी आ रही शायद। ठीक पानी नहीं है ये। ठीक पानी नहीं, खराब। आइए देखते हैं उसका ऑरा कितना रहेगा, वो हमारे लिए अनुकूल रहेगा कि नहीं, ये बात देखते हैं। जैसा पहले हमने सामान्य जल का देखा था, अब इस जल को देखते हैं कि इसका एनर्जी। अरे ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा और इतनी तेजी से। यहां मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अपनी ओर से, केवल और केवल उस जल ने जो कुछ भाव धर्मेंद्र जी ने व्यक्त उसके प्रति किए हैं उसका प्रभाव उसमें आ गया है। लोगों को एक भ्रांति हो सकती है कि शायद बहुत तेजी से हाथ घुमा रहे थे, बट मैं उस बैलेंस में रख सकता हूं जिस बैलेंस के लिए मैं कर सकता हूं, क्योंकि उम्र के हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट अभी आप देख सकते हैं कि नॉर्मली ये एंटी क्लॉक में ही है, सिर्फ इनके बोलने की वजह से। तो जैसा मन होता है पानी भी उसको कैच करता है
वाटर भी कैच करता है उस एनर्जी को। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। आइए एक और प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। हम ये दूषित जल जो हमारे सामने आया था वो तो ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कौन सा जल ग्रहण करना चाहिए प्रश्न आता है। और बेहतर और पुष्टिकारक हो जाए, जो पहले सामान्य जल आया था वो ग्रहण करें क्या, और उसको समृद्ध बना करके संस्कारित करके पिए। इसका एक उदाहरण देखते हैं। अभिषेक जी, ये कितना अच्छा जल है, देखने में भी सुगंधित लग रहा है। एक बार पी के देखता हूँ कैसा है। बिल्कुल स्वच्छ जल है लग रहा है। स्वाद में कैसा लगा? स्वाद में भी बहुत अच्छा। वाह। आइए देखते हैं इसका ऑरा, इसकी एनर्जी, इसकी पौष्टिकता कितनी है। ठीक है ना। इस यंत्र में हमने ये बंद कर दिया ना तो प्रीवियस डाटा डिलीट हो जाता है। अच्छा, जैसे कंप्यूटर में होता है। लाइट बंद कर दिया यानी पहले जल का प्रभाव नहीं रहेगा। फिर से ऑन किया। आइए देखता हूं। कितने तेजी से ग्रहण कर। अर्थात कौन सा जल पीना चाहिए? ये स्वच्छ जल। स्वच्छ जल। और इसका प्रभाव कैसे बढ़ा? बोल देने मात्र से, यानी उसकी प्रशंसा हमने की, उसके मॉलिक्यूल्स इतने बदल गए। यदि यह माइक्रोस्कोप होता तो मैं इसकी अणु संरचना में क्या परिवर्तन आ रहा है वही भी दिखा देता। कि प्रशंसा की, मॉलिक्यूल जो है, अणु जो है सिमेट्रिकल हो गए, सारे अच्छे हो गए। गंदा कहा है तो बिखराव आ गया अणुओं में, और सामान्य सामान जैसा था। मतलब इंसान की जिह्वा जो है, अर्थात हमारी परंपरा में ये था कि भोजन कैसे करें। हम पहले उसको नमस्कार करते हैं, ब्रह्मार्पण करते हैं। इसका श्लोक भी है। या मन में वैसा भाव लाते हैं कि ये प्रसाद है। प्रसाद भाव से कोई चीज ग्रहण करेंगे तो उसमें ईश्वर प्रदत्त ऊर्जा आएगी, उस स्वास्थ्य कारक होगा। दूसरा, परिवार में कैसे रहना चाहिए, लोगों के बीच में कैसे रहना चाहिए, तो प्रशंसा करना चाहिए। प्रशंसा करना एक देवी गुण है, डिवाइन क्वालिटी है प्रशंसा करना। राहुल काम कर रहा है इतनी देर से, कितने लीन होकर के बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग तुम्हारी दिख रही है। भाई राहुल, तुम तो बड़े एक्सपीरियंस्ड हो। इतना कहने मात्र से अंदर जो बायोलॉजिकल परिवर्तन होगा वो हमारे अनुकूल होगा, यानी हमारे कार्य के अनुकूल होगा। अन्यथा राहुल तुमको कितना इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ठीक से खड़े रहो, ठीक से यहाँ फोकस करो, फ्रेम में लाओ, नहीं कर पा रहे तुम। सब खेल बिगड़ जाएगा, सब खेल बिगड़ जाएगा। तो अपने आसपास जो भी लोग हैं, ये व्यवहार को, और बाहर समाज में भी लोगों से इसी तरह कहते हैं कि मीठा बोलो, अच्छा बोलो। आजकल हमारे जीवन में प्लास्टिक का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारी खाद्य सामग्री भी उसके अंदर है। हर उपयोग में आने वाली वस्तु के साथ साथ उससे हमारा कांटेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। प्रकृति का पर्यावरण तो बिगड़ ही रहा है, हमारे शरीर का भी पर्यावरण बिगड़ रहा है। पुष्टि और सृष्टि दोनों ही उससे परेशान है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं उसका विकृत स्वरूप हमारी ऊर्जा को कितना कम कर देता है। आइए कमल जी, पहले आपका ऊर्जा का मापन करता हूं। रोकेंगे आप? वाह, बहुत सुंदर, नहीं झुका पा रहा हूं। ठीक है, आप तो निश्चित ही पहलवान हैं। इसको इस हाथ में ले लीजिए और अब हाथ करिए। अरे क्या हो गया? रोको भाई। हाँ, अरे कुछ मैंने मंत्र नहीं भूखा है आपके जैसा। ये इसकी वजह से। यस, ये प्लास्टिक इन्होंने अपने हाथ में लिया है।
ना शरीर से अधिक संपर्क है उसका, केवल मुट्ठी में लिया है, उसका इतना है कि इनका ऑरा, इनकी ऊर्जा को कम कर दिया है। हम भी तो यही कर रहे हैं। आज आप धर्मेंद्र जी, अभिषेक जी, आपके इस परिसर में आया हूँ, स्टूडियो परिसर में प्लास्टिक छाया हुआ है? इस कमरे में देख रहा हूँ कि चारों तरफ प्लास्टिक के ही फ्लावर्स लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं। ये सब इस स्थान की ऊर्जा को कम कर रहे हैं। यदि सौंदर्य बढ़ाना है तो कुछ और सकारात्मक ऊर्जा देने वाली वस्तुएं लाएं, प्लास्टिक का उपयोग ना करें। उससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, यहाँ के रहने वाले जो आपके सब सहयोगी है वो ऊर्जावान होंगे, अधिक मन से आपका काम करेंगे। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। तो गुरुजी, हमने प्रयोग देखे वास्तु कैसे असर डालता है इंसान की बॉडी पर। तो आप ज्योतिष भी हैं, आप कुंडलियाँ भी देखते थे, लेकिन आपके बारे में एक और अच्छी चीज़ मुझे पता पड़ी जो बिल्कुल यूनिक है। आप फ़ोन पर किसी से बात करके, उसकी आवाज़ सुन करके उसका भविष्य या उसके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। ये कैसे संभव? ये मैंने पहली बार सुना है। देखिए, अभी अपनी जो लंबी चर्चा हुई है उसमें एक शब्द बार बार आया है, एनर्जी का, ऊर्जा का, और उसके माध्यम से उसका ऑरा का। ऑरा यानी वायुल और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। तो जब आप बोलते हैं तो आप वाणी का ओज कितना है, कैसा है, वही ऑरा कैसा है, उससे प्रभु कृपा से मैं एक उस निर्णय पर पहुंच जाता हूं कि इसके प्रश्न का उत्तर क्या होगा। लोग पूछते हैं शादी कब होगी, संतान होगी कि नहीं होगी, करियर कैसा होगा, नौकरी कब लगेगी, आदि आदि। इन सब का निर्णय मैं आपके प्रश्न के आधार पर, आपकी वाणी का जो ऑरा है वो मैं कर लेता हूँ। कोई चमत्कार नहीं है, ये केवल गुरु कृपा है, प्रभु कृपा है। नहीं, लेकिन ये तो चमत्कार ही है। लेकिन फोन पर ये कैसे हो सकता है? नहीं, फोन हो या प्रत्यक्ष बैठे हो, फोन पर मैं कई बार उनका वीडियो फोटो भी बुला लेता हूँ, फोटो देख करके भी बता देता हूँ, वो थोड़ी उनसे बातचीत होती है उसके। तो आपसे मुझे बहुत हाँ, एक बहुत अच्छी बात की आपने, फोन पर कैसे होता है। देखिए, आज वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग करके पाया है कि दक्षिण अफ्रीका के सुदूर जंगल में भी यदि कोई तितली फड़फड़ाती है तो उसके स्पंदन, उसके वाइब्रेशंस ठेठ उत्तर ध्रुव में भी अंकित किए जा सकते हैं। अच्छा, वातावरण में इतनी सूक्ष्मता है, तो फिर उसी सूक्ष्मता का लाभ मैं उसके माध्यम से लेता हूँ। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गुरुजी की छठी इंद्रियां जागृत है। पर ये बोलेंगे नहीं, नहीं अब बताएंगे भी नहीं। हाँ। हम अगले सवाल पे अब आते हैं कि इंसान की कुंडली या घर का वास्तु क्या ज़्यादा असरदार करता है उस इंसान पे? देखिए, अगर किसी का वास्तु बहुत अच्छा है और उसके बाद भी उसको आर्थिक रूप से परेशानियां हैं और हेल्थ इशू हैं, तो उसमें दो कारण हो सकते हैं। एक जमीन की एनर्जी और दूसरा उसकी कुंडली। ऐसी स्थिति में फिर कुंडली दिखानी चाहिए और घर की जमीन की एनर्जी चेक करानी चाहिए। अच्छा, जो ऑरा सिस्टम से चेक किया जा सकता है। कई आदमियों को मैंने ऐसा भी देखा है कि जिसका वास्तु बिल्कुल खराब है और कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन वो बहुत अच्छा कमा रहा है। उसको अपने हिसाब से लगता है कि बहुत अच्छा कमा रहा है, अर्थात वो 50% कमा रहा है। तो 50% में अगर महीने का 10 लाख रुपया आने का सिस्टम है तो ऑटोमेटिक है कि अगर उसका वास्तु ठीक होता तो 20 लाख रुपया आता महीने का। ये परिवर्तन होता है। मतलब इंसान को कुंडली और वास्तु दोनों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आजकल मैंने देखा कई एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं, कई अंक गणित वाले आ गए हैं। तो मैं बहुत लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर दूं, जो अभी एक अंक गणित में कई सारे आए हैं जो चाइना वालों का बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी, वो हमारे अंक गणित पहले से ही थे। लोशो ग्रेड जो लोशो ग्रेड वाले जो हैं अभी बोलते हैं कि वो चाइना वाले ने वो कर दिया, डिजाइन कर दिया। ऐसा नहीं है,
वो हमारे भारत में बहुत पहले से हाँ, था। तो मुझे पता चला कि वैदिक ग्रिड हमारे पास हाँ, बहुत पहले से था, जिसको हम लोग 15 का अंक और यंत्र बोलते हैं। उसी यंत्र पे लोग काम करके अपने आप को मतलब ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि जैसे लगता है उससे बड़ा कोई है ही नहीं, ही नहीं। जबकि ये हमारे शास्त्र में पहले से ही दिया हुआ है। और वो कहेंगे कि ज्योतिष के पास मत जाओ, उसके पास मत जाओ। अरे सबका ठेका लेकर करके बैठ गए। ऐसे लोग बैठ गए हैं जैसे लगता है अच्छा वो भी तो कमाने के लिए बैठे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप क्या फ्री में कर देंगे? ऐसा तो नहीं है फ्री में कर देंगे, वो पैसा लेते ही हैं। तो भाई तुम अपने धंधे को हमारे से लेकर के कर रहे हो, शास्त्रों से लेके कर रहे हो, और फिर लोगों को कह रहे हो कि पंडित के पास मत जाओ, ज्योतिष के पास मत जाओ। मैं आपको बता दूं 1938 में द्वितीय मानसिंह जयपुर के, उस समय में विश्व का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर दीनदयाल जोशी, जो उनके ज्योतिष थे, जोशी भी थे घर के, उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि आप हवाई यात्रा ना करें वरना आपकी मौत हो सकती है। 38 में? हाँ, 1938 में। लेकिन वो बात को माने नहीं और वो हवाई यात्रा की, अर्थात हेलीकॉप्टर से यात्रा की, और उनका हेलीकॉप्टर में अचानक से आग लग गई। उस डेट को, जिस डेट को उन्होंने मना किया था, इतना ज़बरदस्त उनका कैलकुलेशन था कि मरने का डेट और टाइम सब निकालते थे। वो वर्ल्ड के एकमात्र ऐसे वो ज्योतिष थे, एस्ट्रोलॉजर थे। वो क्या किए, लेकिन द्वितीय मानसिंह को थोड़ा सा आभास हुआ कि मैं बच सकता हूँ, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और कूद गया। भाई कूदने पे भी मरेंगे। ऊपर वाले की, ईश्वर की कृपा हुई, जब वो गिरे तो पेड़ पत्तों से टकराते टकराते नीचे गिरे। 2-2.5 महीने 6 महीने लगभग, मेरे को जो अभी पूरा जानकारी नहीं, इतना ध्यान में है, हमारे पिताजी बताते थे कि वो 6 महीने तक लगभग जो है बेहोश रहे। उसके बाद वो ठीक हुए। तो हमारे पिताजी उन्हीं के शिष्य रहे। अच्छा जी, क्योंकि हम लोग राजपुरोहित हैं, वो राजजोशी थे। पाटन दरबार, नारेड़ा और खिड़प दरबार और जयपुर दरबार, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। अच्छा, विभाजन होता गया, हम लोग आते गए जी। तो हमारे पिताजी जब 13 वर्ष के थे तो कुछ विवाद हो गया था राजाओं के साथ में, जोशियों का। तो वो उनका पूजा पाठ से लेकर के सारे करते थे। और हमारे यहाँ क्या था, ज्योतिष तंत्र एक विधान में हम लोग वेद के अनुसार चलते थे। और हमारे घर के अंदर में लगभग जो जितने मुझे मालूम है 100 पीढ़ी में सारे के सारे आपके वैद्य हुए। अच्छा, तो पिताजी को उस समय में बड़ा खराब लगा कि वो जोशी और पुरोहित का कोई एक विवाद हो गया था। तो पिताजी को एक खुन्नस हो गई कि मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनूंगा और इनको मैं दिखाऊंगा। तो खिड़प दरबार के जो राजा साहब थे उनसे लेटर लिखवाया और महारानी गायत्री देवी राजमाता के पास में गए। उन्होंने, उस समय हम 13 साल के थे वो, उन्होंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने सारी सच्चाई बता दी कि मैं सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा दीनदयाल जोशी जी तो सिखाते नहीं है, वो सिर्फ जोशियों को सिखाते हैं, पुरोहित को नहीं सिखाते हैं। लेकिन राजमाता ने कहा कि तुम इतने प्यारे लग रहे हो, मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा आया है। बहुत प्रेम करती थी मेरे पिताजी से, कहा मेरा बेटा आया है, तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोशिश करती हूँ। तो उन्होंने नाम छिपाया हमारे दादाजी और पिताजी का, मतलब हमारे पिताजी के दादाजी और उनका, एक विप्र बोल करके कि भाई आपकी सेवा के लिए रखा जा रहा है। ये एक असत्य बोला गया और सेवा के लिए उनको रख करके उनकी सेवा की। उन्होंने भूले भटके पूछ लिया, बेटा क्या तुम पढ़े लिखे हो? तो बोला हाँ 5 क्लास तक पढ़े हैं। तो बोला गणित करना जानते हो? करते हैं। तो उन्होंने गणित करना शुरू करवाया। 3 साल बीत गए इस दरमियान, धीरे 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 वो 16 साल के हो गए थे। एक दिन किसी व्यक्ति विशेष की विशेष कुंडली देख रहे थे, तो उस समय उन्होंने गणित करवाया। तो हमारे पिताजी के मुख से निकल गया कि अरे गुरुजी ये तो मृत्यु का टाइम आपने निकाल दिया। तो वो अचंभित हो गए, ये क्या? मैंने तो तुम्हें इसके बारे में बताया भी नहीं, तो तुम कैसे जाने? फिर उनको आभास हुआ कि मैंने गलती कर दी, बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब गणित कर रहे हैं तो ज्योतिष सीख ही रहे थे वो। तो 3 साल काफ़ी समय था। उसके पहले राज दरबार की तरफ से जो है 5 साल की पढ़ाई करके आए थे हरियाणा में। तो उस समय पढ़ाई जब होती थी तो राज दरबार की तरफ से ही पढ़ाई होती थी। वेद विद्या की पढ़ाई करके आए थे वो। तो अब ज्योतिष के अंदर में वो फंस गए। तो बोला तुम अगर 1 महीना और ना बोले होते तो शायद बेटा मुझे भी तुम पार कर गए होते,
लेकिन मेरे इर्द गिर्द पहुंच चुके हो तुम, अब बताओ तुम क्या समझे हो। उन्होंने कहा कि आकाश तारामंडल और बृहस्पति और उसकी गोचर स्थिति में शनि, इन सब का जो मिश्रण हो रहा है और जिसका जन्म का समय का जो नक्षत्र है और जो मृत्यु का टाइम का नक्षत्र है सेम है, इसकी मृत्यु इसी डेट को होगी। उन्होंने पीठ भी ठोका, बोला या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। गायत्री देवी आई, बहुत रिक्वेस्ट की, बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। फिर उनको लेकिन हमारे पिताजी ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप ही रहेंगे, आप जयपुर राजघराना के राज जोशी आप ही रहेंगे तो मैं जाऊंगा, और मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं सिर्फ सीखने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ताकि मैं लोगों का कल्याण कर सकूं। और उनके नीचे मैं पूरी पढ़ाई किया। पढ़ाई तो मैं बनारस से करके गया ही था, उन्होंने जितनी चीज़ें सिखाई वो किसी पुस्तक के अंदर नहीं थी। आज लोग बोलते हैं बुद्ध के बारे में, भ्रम फैलाते हैं। एक चीज़ आप जानते होंगे, बुद्ध का प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं, पन्ना पहला दो, पन्ना पहना दो, पहनाते हैं। गणेश जी को दुर्बा चढ़ाओ, सिंदूर लगाओ, गाय को हरी घास खिलाओ। ये सारे के सारे रॉन्ग है। ज्योतिष के अंदर में बुध एक निपुंसक ग्रह है, निपुंसक। तो निपुंसक ग्रह है तो वो किसको दान करना चाहिए, जिसके साथ बैठा हुआ हो, नपुंसक व्यक्ति को। निपुंसक व्यक्ति को। किसको, तो ये कैसे पता चलेगा? निपुंसक व्यक्ति कौन है आज, मतलब थर्ड जेंडर, जो थर्ड जनरेशन। थर्ड जेंडर को। हम उनको सम्मान देते हैं, वो सम्मान के लायक भी हैं। बिल्कुल अच्छा, जिसका बुध खराब है वो थर्ड जेंडर को करे। हाँ, बिल्कुल, लोग को पता ही नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से बताता हूं कि भैया कोई बताता है तो ठीक है, सुनो सबकी, करो इस बात को, उनको दो और फायदा मिलेगा निश्चित रूप से 1000%। अष्टम भाव का मालिक, जैसे सप्तम भाव का मालिक अष्टम में बैठा हो, वैसी स्थिति में क्या कहते हैं कि महामृत्युंजय कराओ। कोई जरूरत नहीं है, महामृत्युंजय कराना है तो छठे भाव का कराओ। छठे भाव मतलब रोग का जब प्रधानता आती है उस समय में कराना चाहिए। 12वें भाव का कराना चाहिए। द्वितीय भाव का अगर कोई ग्रह खराब है तो कराना चाहिए। कब कराना चाहिए? अब अष्टम भाव के लिए मैं आपके माध्यम से और कुछ लोगों को बता देना चाहता हूँ। अष्टम मतलब मारक, अष्टम मतलब मरने के बाद कहाँ जाएंगे? शमशान में। उपचार सीधा है। अष्टम भाव में के ग्रह की दशा चल रही है, यानी सप्तम का मालिक है और अष्टम में बैठा है, तो उस ग्रह की दशा में क्या करेंगे? शमशान में के पास जाइए, जहाँ गरीब लोग बैठे हुए उनको भोजन करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर वो वेंटिलेटर पे भी चढ़ा है तो उतर जाएगा, इतना प्रभावशाली है वो। अच्छा, आप ये जो कमल जी बता रहे हैं, ये भ्रांतियां जो हैं, उपायों की बात कर रहे हैं। आजकल बहुत से ज्योतिषी और वास्तुविद हो गए हैं जो तरह तरह की बातें बताते रहते हैं, जी। ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। क्या ये असर करता है जो बताया जाता है? देखिए, अभी कई लोग अपने अपने रिसर्च करते हैं। जो मैंने बताया ना हाथी वाली कहानी, सब वैसे ही है। कुछ लोग ठीक हैं, लेकिन 90% लोग गड़बड़ी करते हैं। कोई लाल किताब से बताने लग जाता है, कोई किसी और से बताने लग जाता है। लेकिन जो प्राचीन विद्यता है, जो व्यवस्थाएं हैं, वही सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है ज्योतिष विद्या में कि कोई कहता है मांगलिक है, कोई कहता है मांगलिक दोष है, तो इंसान का मैरिड लाइफ जो है ना वो खराब हो जाता है। ऐसा तो कहा जाता शादी है। वाले में भी दिक्कत होती है। अरे यार वो लड़का मांगलिक है, मांगलिक से ही करना पड़ेगा। अब मांगलिक ढूंढने में लड़का लड़की दोनों परेशान होते हैं, उनके माँ बाप। जी, तो ये क्या कोई दोष है, या कई लोग कहते हैं कि नहीं कोई दोष नहीं है? नहीं, आपके माध्यम से ये तो बहुत सुंदर सवाल आपने किया है। इस चीज़ के लिए देखिए, सबसे पहले मैं अपने जन्मदाता को धन्यवाद करता हूँ, जिनके नीचे मैं पला बढ़ा, उनका आशीर्वाद। दूसरा, गुरुओं का आशीर्वाद, जो मुझे गुरुओं से आशीर्वाद मिला है उसका। तीसरी बात, जो आपने मांगलिक के बारे में पूछा है, तो मैं इतना बता दूं, कोई भी इंसान अपने बाप का नाम चेंज नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना मदर जो जन्म देती है उसको चेंज कर सकता है। लोगों ने भ्रांतियां फैला दी है कि 28 साल की उम्र के बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। बिल्कुल नहीं होता है। जब बाप का नाम चेंज नहीं हो सकता है, उसका असर कैसे खत्म हो जाएगा? 55 साल की उम्र में जाकर के पत्नी मर गई, अगर मांगलिक है तो इसी स्थिति में तो वो अधर्म में लटक गया, कहीं का नहीं रहा, वो लटक करके झूल रहा है। इसी स्थिति में दूसरी शादी भी नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों को संभालना है।
प्रभाव आएंगे। और उससे भी बड़ा मांगलिक दोष से भी ज़्यादा बड़ा दोष है सूर्य का 12वें भाव बैठता है। तो 12वें भाव का जो सूर्य होता है, मंगल अलग अलग जगह में प्रभाव डालता है। कहाँ का? लगन का, 12वें भाव का। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर सप्तम भाव में बैठा ना तो उतना नुकसानदायक नहीं है। अगर सप्तम भाव में उच्च का बैठ गया है तो बहुत डेंजर है। कैसा? जैसे भगवान राम की कुंडली में उच्च का मंगल जो है सप्तम भाव में बैठा था। मांगलिक दोष कहा किसको जाता है? मंगल के प्रभाव होते 5 जगह पे, लगन में, चौथे, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में। ठीक है। जिसके सप्तम भाव में बैठा हो और उच्च का बैठा हो, वैसे इंसान की स्थिति वैसी होगी जैसे भगवान रामचंद्र जी की हुई थी। अच्छा। रामचंद्र जी की पत्नी का हरण हुआ था। तो ऐसे लोगों की भी जैसे जिसके बैठ जाती है तो हरण होता है, वो प्रमाणित है। अच्छा, मतलब वो पत्नी कहीं और भी फंस हाँ, हो सकता है। जो अभी कलयुग का प्रभाव है, छोड़ के चली गई या कुछ घटनाएं होती हैं। हाँ, अगर अष्टम भाव में बैठा है तो वह रिश्तों को खराब करता है। ठीक है। प्रभाव उसके हैं, ये तो मतलब आप निश्चित ये है। कहने की 4 जगह अगर बैठा हुआ है तो मांगलिक दोष होता है, वो खराब करता है। हाँ, इसमें क्या होता है ना कि लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते। मांगलिक को मांगलिक से ही शादी कराना चाहिए, या राहु या शनि अगर चौथे, सप्तम, अष्टम यही मांगलिक वाले स्थान पे बैठे हैं ना तो ठीक है, चल सकता है। जैसे आप रेखा को देख लीजिए, जो हीरोइन है, फिल्म स्टार, उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि उसको आजीवन वैवाहिक जीवन का सुख नहीं था, नहीं मिला। हाँ, कोशिश की, सैया सुख का दोष था। 5 शादियां की, 5 खत्म। अमिताभ बच्चन को इसका पता चल चुका था। उनके एस्ट्रोलॉजर ने ये बता दिया था कि इसके साथ जीवन अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने उस रास्ते को छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने जिस से शादी की, या तो वो मतलब 4 तो ऊपर ही स्वर्ग सिधार गए। जी जी जी। और एक बंदा आज तक पागल होके घूम रहा है। तो जिसके जीवन में जैसा है, तो सैया सुख का दोष अगर लग जाए तो वो मांगलिक से भी ज़्यादा प्रभावशाली है। सैया सुख के बारे में अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, रियल में नहीं जानते सैया सुख होता है क्या है। उसके जीवन में सुख आ ही नहीं सकता। तो सैया सुख ग्रहों से देखा जाता है? हाँ, ग्रहों से देखा जाता है, सूर्य से। सूर्य कहाँ होता है? 12वें भाव में अगर हो तो हमारा सोने का स्थान 12वां भाव है। हाँ। ठीक है, वहाँ अगर सूर्य आ जाए तो फिर ये सैया सुख हो गया, सैया सुख का दोष हो गया। दोष हो गया। अच्छा, ठीक और है। सैया सुख का दोष हो गया, उसमें भी सिंह का है तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। उसके उपचार कोई पूजा पाठ से नहीं है, कोई भी उपचार नहीं है उसके। अच्छा, उपचार ही नहीं है। मतलब लाइलाज है नहीं है, अच्छा, बट लोग करना नहीं चाहते, विश्वास नहीं है। वो कहेंगे कि मांगलिक दोष वाली पूजा करा दो, उससे संभव नहीं है। क्योंकि सैया सुख यानी सोने का स्थान कहाँ पे है? जमीन पे घर बना हुआ है, और उस घर के ऊपर में आप घर के अंदर में क्या लगाते हैं? पलंग लगाते हैं, रजाई गद्दा लगाते हैं। तो सोने के स्थान का जो जगह होता है, वैसा जमीन सहित अगर घर दान कर सकता है, अगर जिसकी कैपेसिटी है, तो उस दोष का निवारण है। तो रेखा के पास तो कैपेसिटी है घर दान करने। उसको कोई बताने वाला नहीं था ना, या तो हमारे पिताजी मिल गए होते तो बता देते उनको, तो अमिताभ से शादी हो जाती है। चलिए खैर, ये कमल जी, इस पे हम जो आपने टॉपिक बताया, इस पे हम ये अलग टॉपिक है ये। हाँ, ये हम फिर कभी उस पे चर्चा करेंगे। एस्ट्रोलॉजी पे फिर हम कभी विस्तार से बताएंगे। अभी सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं मेरी कुंडली में राजयोग है, मेरी कुंडली में बुधादित्य योग है, गजकेसरी योग है, पंच महापुरुष योग है, सब योग है, लेकिन उनकी एक्चुअल स्थिति देखी जाती है, लगता है कि इनकी कुंडली में कोई योग नहीं है, मतलब ऐसी दशा होती है। तो जब इतने सारे योग होते हैं तो फलित क्यों नहीं होते? ऐसा क्या देखिए, कर्म जरूर करना चाहिए। अगर मैं कलकत्ते से यहाँ नहीं आता तो मेरा शूटिंग होता क्या? नहीं होता। मैं आप लोग के बीच बैठ पाता क्या? नहीं, बिल्कुल। तो वैसे ही है कि कर्म प्रधान जरूर है, कर्मा अपना अच्छा रखना चाहिए। कर्मा अगर आदमी अच्छा नहीं रखेगा तो नहीं होगा। आपके भाग्य में मान लीजिए अरबपति बनने का योग है, और आप सपना सजाए हुए हैं कि अरबपति हो जाएंगे, पैसा अपने आप आ जाएगा, असंभव है। कर्म करना पड़ेगा तो ही आपको वो मिलेगा। जैसे मैंने कहा चिंगारी, वो चिंगारी को एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको।
अच्छा, मतलब योग बने हुए हैं लेकिन आपको चिंगारी लगानी पड़ी। हाँ, मेहनत करनी चिंगारी आपकी कर्म है। कर्म है। कोई एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि स्टोन पहन लो, स्टोन के बारे में भी भ्रांतियां हैं। क्या बोलता है कि स्टोन पहनोगे तो तुम करोड़पति हो जाओगे। अरे असंभव है, कर्म को ठीक करना होगा। स्टोन का काम मात्र इतना है, सूर्य की रोशनी में 7 कलर हैं, और जिस प्रकार से हम छाता लेकर के बारिश में निकलते हैं या धूप में निकलते हैं, वैसी स्थिति में स्टोन का काम है, रिफ्लेक्ट होता है। उसकी रोशनी जब टकराती है सूर्य की रोशनी से, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के उसका काम है छानना, उसकी बैड एनर्जी को छानना वो शुरू करता है, और पॉजिटिव एनर्जी को आपके बॉडी के अंदर डालना शुरू करता है। अब किसी का शनि खराब है और वो अच्छे के लिए सोच के गया, और रास्ते में ही सूर्य की रोशनी पड़ते ही वो उल्टा हो गया। आज उसने मुझे पैसा नहीं दिया है, आज उसका मुंह तोड़ के आऊँगा, मारपीट करके ही आऊँगा, बहुत दिनों से मुझे दौड़ा रहा है। अब देखिए उसमें फ़र्क क्या है। अब उसको सच में अगर नीलम पहनना है और नीलम से उसका प्रभाव ठीक होना है तो नीलम पहना दिया गया, रिफ्लेक्ट हुआ, एनर्जी छन के आनी शुरू हुई, और वो जाकर के लड़ने के मूड में गया, और वहाँ जाते ही उसने कहा कि भैया इतने दिन हो गए हैं, क्या आप इस तरह से दौड़ा करके आपको सुकून मिलता है क्या? उस आदमी का हृदय चेंज हुआ और वह तुरंत ही उसको पैसा दे दिया। ये परिवर्तन होता है, ना कि वो स्टोन उसको करोड़पति बना सकता है। बहुत सारे बोलने। अच्छा गुरुजी, एक और सवाल मेरा हो सकता है मेरा आखिरी सवाल हो। मतलब किसी के घर में, आप तो 83 ईयर्स 84 ईयर्स के हो गए, किसी के घर में भूत प्रेत निगेटिव एनर्जीज आसानी से आती हैं, इसके पीछे कोई वास्तु के अनुसार वजह होती है? कोई ऐसी गलती वास्तु के अनुसार की जाती है जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जीज घर में घुस जाती हैं, भूत प्रेत टाइप? वास्तव में वास्तु दोष तो कम प्रभावी होता है, उसमें अन्य स्थितियां परिस्थितियां एस्ट्रोलॉजिकल उसमें ज़्यादा जुड़ जाती हैं, और मैं कहूँगा कमल जी फिर उस पर प्रकाश डालें। जी बताएं फिर आप। देखिए कभी कभी क्या होता है, भूभाग के बारे में हम बताते हैं। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। क्या कोई आदमी बीमारी के साथ में घर में रहना पसंद करेगा? नहीं। क्या अपने पूरे परिवार को बीमार करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। क्या आर्थिक रूप से डैमेज करना चाहेगा? नहीं ना। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है, बिल्डिंग बनाने के साथ साथ कई तालाबों को भर करके बिल्डिंग बना दे रहे हैं उसमें। हाँ कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं ना। ये दुर्भाग्य है, और गलती से भी ऐसी जगह में कभी भी घर ना लें, चाहे फ्री में मिलता हो तो भी ना लें। कोई अगर तालाब भर के घर, बिल्कुल, उसमें कितने जीव थे, उनकी हत्या हो गई, उसमें हड्डियां नीचे चली गई, मछली की हड्डी और भी जीवों की हड्डी। अच्छा। हड्डी प्रभावशाली है, कैंसर, हार्ट अटैक सब हो जाएंगे, उसमें सारी तरह की बीमारी आ जाएगी। तो इसलिए तालाब से बना हुआ, जो तालाब के ऊपर बना हुआ कोई भी मकान ना लें। ठीक है। भविष्य में धंसने का भी डर है, वो अंदर जा सकता है, समा सकता है पूरा बिल्डिंग। और आपने कहा भूत प्रेत, वो वायु प्रकोप है। जैसे शास्त्र पहले से ही बता चुका है कि हर चीज वायु के रूप में है। आज वैज्ञानिक लोग भी मान रहे हैं, गुरुजी मान रहे हैं ना? बिल्कुल। तो वैज्ञानिक लोग भी मान रहे हैं कि वायु रूप में है। अगर स्ट्रक्चर में कोई बदलाव होता है, वास्तु के अनुरूप ना हो, उल्टा हो, तो एक वाइब्रेशन बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत गर्मी हो जाती है और हवा का दबाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल जैसे जैसे कम होता है तो आंधी बवंडर लेकर के आती है। उसी तरह से जब वास्तु में कोई गलती होती है तो बवंडर जैसा एक बवाल समझिए आ गया आपके घर में, हर आदमी परेशान होगा। कभी छत पे आवाज़ होगी, कभी कुछ होगा। तो इसमें दो ही है कि या तो ज़मीन के अंदर हड्डी है या कोई वास्तु का प्रॉब्लम शुरू हो गया। इसका मतलब होती है? बिल्कुल होती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया तब भी हो सकती है। अच्छा, तब भी भूत प्रेत का खतरा है, आ सकता है। तीसरा, एक साउथ वेस्ट में, वहाँ भी अगर आपने टॉयलेट बना दिया तो भी हो सकता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है पितृ देवता। कमल जी, इसमें एक और लास्ट मेरा भी आखिरी सवाल है। शीशे को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं कि यहाँ नहीं लगाना चाहिए, बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए,
घर के बाहर लगाना चाहिए, इसका लेके क्या मतलब है नियम? 100 साल पहले कोई मिरर था ही नहीं, 200 साल पहले कोई मिरर था ही नहीं। लोग चेहरा भी अपना देखते थे तो पानी में देखते थे 200 साल पहले। पर आज नहीं देखना चाहते। आज नहीं देखना चाहते हैं। वाटर एलिमेंट है, कहाँ लगाना चाहिए? नॉर्थ में लगाना चाहिए, और कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर वाटर एलिमेंट को आपको अग्निकोण में लगा देंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ऐसे स्थिति में आप उसको नॉर्थ में ही लगाइए। मिरर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने ज़रूरत तक जो है नॉर्थ का ही कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि नॉर्थ में ही लगे। पॉजिटिव एनर्जी का वाइब्रेशन वहाँ से है। और ये जितने भी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शंस है, वो कोई भी प्लॉट, कोई भी ज़मीन या कोई भी मकान उसके सेंटर से देखा जाता है। ब्रह्म बिल्कुल सेंटर से ही देखना चाहिए। लोग जैसे खड़े हो जाते हैं, अग्निकोण में पहुंच गए, ओहो मेरा तो जो है ईस्ट इतना डाउन है, या ईस्ट मेरा इतना क्या नाम है विदिशा में आ रहा है, ये सब नहीं। वो डायरेक्ट सेंटर पे जाए, सेंटर से देखना चाहिए कितने डिग्री पे है। अगर 0 डिग्री पे है बहुत बढ़िया है वो ज़मीन। मिरर वाली बात पर मैं इतना और जोड़ूंगा कि लोग अपने बेडरूम में पलंग जो बनाते हैं उसमें भी मिरर लगा देते हाँ, ये हैं। सवाल इसीलिए पूछा। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि वो पूरा उत्तर हो जाएगा। या बेडरूम में कुछ ऐसे मिरर लगाए हैं कि जो हमारे शरीर के अंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। वास्तव में मिरर के कारण हमारे शरीर की ऊर्जा कम होती है। अच्छा। तो जिस शरीर के जिस भाग पर रिफ्लेक्शन होगा, आप देखेंगे वहाँ बीमारी उस व्यक्ति को होगी। पेट पर आया है तो पेट की बीमारी, पैर पर आ रहा है तो पेट की। ये बिल्कुल प्रूवन बात है, हमने अनेक घरों में देखी है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि आजकल हमारे को शौक हो जाता है कि बार बार मिरर के सामने जाते हैं, कंघी कर रहे हैं, अपने चेहरा को देख रहे हैं। वो कम से कम मिरर का उपयोग होना चाहिए। और जैसा आपने बताया, बहुत ज़्यादा मिरर देखने से भी ना दाने निकल जाते हैं। तो लोग मिरर देखते इसलिए एनर्जी लॉस करता है, एनर्जी लॉस है मेरी। हाँ हाँ, इसलिए उसका असर अपना ही चेहरा, अपना अक्स देखने से भी एनर्जी लॉस होता है। अपना चेहरा नहीं, मिरर का दोष है वो। ओके, मिरर में देखोगे तो नुकसान है, बस नुकसान। ये मान लीजिए। और एक चीज सी बात पे, और कुछ लोग घर के बाहर मिरर लगाते हैं, हाँ, दरवाजे पर, वो very क्या good। है? वह भी ठीक नहीं है। बाहर से आने वाली जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका रिफ्लेक्शन बाहर कर देती है। लेकिन दावा तो ये करा जाता है कि नेगेटिव एनर्जीज जाती हैं उससे बाहर। मैं बता रहा हूँ, हाँ। एक्चुअली वो समृद्धि की पुष्टता को कम करके समृद्धि नाशक होती हैं। ऐसे मिरर को नहीं लगाना चाहिए। ये मेरा अनुभव है, दूसरे क्या कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, पर अनुभव मेरा ऐसा है कि अब हम चाहेंगे जाते जाते गुरुजी आप और कमल जी दोनों लोग हमारे दर्शकों को जो भी संदेश देना चाहते हो वो संदेश आप जरूर दे दें, ताकि उनको फायदा मिले, कुछ उनको अच्छा लगे। सीखा तो उन्होंने बहुत कुछ है, लेकिन आप जाते जाते भी 2 लाइन 3 लाइन जो भी आप संदेश देना चाहें। वास्तव में इतनी विस्तृत और गहन चर्चा वास्तुशास्त्र के संबंध में हुई है, उसको ध्यान से सुने और गुने और उससे लाभ उठाएं। कमल जी। मित्रों, मैं ब्रॉडकास्ट वालों की तरफ से कुछ आप लोग को संदेश देना चाहता हूं। पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं, और साथ ही आपको कहना चाहता हूं, क्या आप धनवान बनना चाहते हैं? क्या आप नेम और फेम कमाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को ऊंचे स्तर तक ले जाना चाहते हैं? अगर आप सच में ऐसा ले जाना चाहते हैं तो मित्रों, अपने माता पिता का सम्मान करना सीखें। जिसने जन्म दिया है उसका अवश्य सम्मान करें। धन के लालच में कितने लोगों को मैंने देखा है कि पिता ने धन बहुत सारा खड़ा कर दिया, संपत्ति खड़ी कर दी, उसके बाद पुत्र और पुत्री लड़ाई करके अपने माता पिता का अपमान करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऐसा करता है वह धीरे धीरे गर्त को जाता है। जितने भी पैसे कमाए हुए वो निश्चित रूप से ख़त्म हो जाता है और बाद में बहुत पछतावा होता है। अपने गुरु का अवश्य सम्मान करें, तभी आप लक्ष्मीवान हो सकते हैं। आप संसार में अपना नाम कमा सकते हैं। अगर नाम कमाना है तो मेरी प्रार्थना है आप सबसे, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने डीएनए का सम्मान करें। जो डीएनए आपके लिए सब कुछ किया है, आपके दादा ने, आपके पिता ने, उसका अवश्य सम्मान करें। साथ साथ धन्यवाद।
सभी आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। आभारी हूँ। और इस तरह की सकारात्मक सोच की चर्चाएं आपके माध्यम से समाज को और मिलेंगी। इस शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत 1 लाख पूरा होने पे मैं आपको शुभकामना देता हूँ। साथ ही कह रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर 2 लाख हो जाएंगे। ये सब आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, बुजुर्गों का, बड़ों का। मैं चाहता हूँ ये आशीर्वाद हमेशा बना रहे हम पे, धर्मेंद्र जी पे और पॉडकास्ट वाला के सारे दर्शकों पे। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और बस मेरी दर्शकों से वही गुजारिश है जो मैंने पहले की थी। हम 1 लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं और जैसा ही कमल जी ने कहा कि अगले 2-3 महीने में इसको डबल करना है और वो बिना आपके सहयोग के संभव नहीं हो पाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आप देखते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, एंगेजमेंट्स बहुत अच्छे हैं। सब्सक्रिप्शन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा जिससे हम अपने उस नए मुकाम पर पहुंच पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपसे। धन्यवाद सभी को।